बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस उम्मीद के साथ आज के दिन का, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को लेकर आपके बहुत सारे अच्छे हसीन प्लान होंगे और हमारी दुआ है आपके ये पूरे भी हों। वीकेंड आपने भरपूर गुजारा होगा और जनाब अब हम पीर से लेकर जुमे तक आपके साथ हैं। मैं हूँ ज़हर मलिक और हमेशा की तरह मैं हूँ माहम जाहिद और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मंडे का आगाज़ करते हैं और जब आगाज़ हो गया है तो आगाज़ में ज़हर में आपसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये पूछती हूँ कि आपने मशहूर ज़माना वो ड्रामा सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है? मैंने माहम कई महीने लगा के देखी है वाह वाह, और मुकम्मल देखी है मैंने। आप पूछना क्या चाहती है मुझसे उसमें? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसमें आपने क्या चीज़ें देखी और क्या आपने लुबे लबाब निकाला? हम अगर उसकी बात करें तो देखें बहुत सारे सियासतदान भी उसके बड़े मशहूर डायलॉग्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे सबसे मशहूर तो यही है, पावर टॉक्स पावर। तो ये जनाब पॉलिटिकल थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है और दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज़ है। ये सीरीज़ कई बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है और इससे दुनिया की कामयाब तरीन और महंगी तरीन सीरीज़ का एजाज़ भी हासिल है। मगर आपको इस सीरीज़ की याद अचानक आई कैसे, ये बताएं? बस मैं इसलिए याद आई है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी भी सामने आ गई है। ये कहानी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के नाजरीन के लिए दिलचस्पी का बाइस बनी हुई है। बरतानिया का जी एक नामवर जरीदा जिसका दुनिया के बेहतरीन जरीदों में शुमार होता है, उसके लाइफस्टाइल मैगजीन 1843 ने एक खुसूसी आर्टिकल शाया किया है। ये आर्टिकल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ओवन बेनेट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी बुशरा तस्नीम के साथ मिलकर लिखा है, जिसे दी इकोनॉमिस्ट ने सूफी, क्रिकेटर और जासूस पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स के उन्वान से शाया किया है। रिपोर्ट में बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के सरकारी फैसलों पर असरात से मुतालिक जी सनसनीखेज इंकशाफात हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो अहम परस्ती का सहारा लिया। बुशरा बीबी ने अपने रूहानी इल्म के जरिए बताया कि अगर शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात और रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की करप्शन या असर रसूख के मामलात सामने आने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को ओहदे से हटाया। हसास इदारों के अफसरान रिपोर्ट्स बुशरा बीबी तक पहुँचाते और वो ये मालूमात बानी पीटीआई के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती। पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होने पर बानी पीटीआई की अपनी अहलिया पर एतमाद मजीद भी पुख्ता हो जाता है, ऐसा कहा गया जी। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बानी के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन के मुताबिक बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू हो गई। बानी के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाया जाता, लाल मिर्चें जलाई जाती और रोज़ाना काले बकरे या मुर्गियों के सर जो हैं वो कब्रिस्तान में फेंके जाते और कभी कभार जिंदा काले बकरे भी मंगवाए जाते। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था और उनके हुक्म पर दरीना और वफादार साथियों को भी फारिग कर दिया गया था। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये आर्टिकल तहरीक इंसाफ के लिए क्या नुकसानदेह है, खतरे की घंटी है या नहीं है? शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। आपका कमेंट जानना चाहेंगे, आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट पीटीआई के लिए क्या आप समझते हैं कि धचका है? पहली बात तो ये है कि हमारे कायद इमरान खान साहब का बैनुल अक़वामी जरीदों में जो जिक्र है कि वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। पिछली 2 दहाइयों से जायद के अरसे में उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल दुनिया और इस किस्म के जरीदे, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये जो आपने जिस मैगजीन का नाम लिया है जो इकोनॉमिस्ट के उसमें छपता है, इससे बड़े जरीदे जो है वो सिर्फ उनके इंटरव्यूज के लिए तरसते हैं। सो आपको याद होगा कि ये इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने पिछले साल तरले करके जेल में भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है वहाँ से भी लेके चलाया था। तो उनका इंटरनेशनल जरीदों में आना ये कोई नई बात नहीं है। उनके चर्चे हमेशा से रहे हैं और अल्लाह ताला मेहरबानी करे वो चर्चे रहेंगे। धचका ये एक थर्ड क्लास किस्म की स्टोरी जो है बना के खड़ी गई है। ये प्रोपेगेंडा है और हमने इसको रिजेक्ट किया है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये कितनी मतलब एक घटिया किस्म के इल्जामात और बचगाना किस्म की जो है ये चीजें घड़ी गई हैं। बेस्ड ऑन व्हाट?
कहीं पे यूट्यूब का जिक्र किया गया है जब उन खातून को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, और कहीं पे पुराने मुलाजमीन का जिक्र किया गया है। कोई क्रेडिबल गुफ्तगू, कोई क्रेडिबल चीज़ नहीं है। हमने डिमांड की है इस जरीदे से कि या आप माफ़ी मांगेंगे या फिर हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक जो है वो रिजर्व रखते हैं। मुल्क में आइन तबाह हो गया है, अदालतें अपने ताबे कर ली गई हैं, और यहाँ पे इस बहस का रुख मोड़ने के लिए 27वीं तरमीम के हवाले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आप इस किस्म की घटिया स्टोरी जो है वो शाया करवाते हैं, और आप ये समझते हैं कि हमें धचका लगा है। ये धचका नहीं लगा। अगर बुशरा बीबी, ऑब्वियसली इमरान खान साहब की रिहाई की बात आती है और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई की बात आती है, अगर कहीं पे कोई चीज ठंडी भी हुई थी तो इस स्टोरी के बायस वो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की, इमरान खान साहब की और पूरा सोशल मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके हक में बात कर रहा है। इतनी सुबकी हुई उसको, ऑथर को, कि उसको भाग के अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद करना पड़ा। इतनी फिर मॉरल करेज होनी चाहिए ना बंदे। साहब, आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्टिकल को झूठ, शरंगेजी और किरदार कुशी करार दिया है, तो कानूनी कार्रवाई कब तक आप शुरू करेंगे? फिर देखें, हमने अभी 1 दिन 2 दिन पहले उनको मौका दिया है इस जरीदे को कि आप वो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वहां भी करेंगे, पाकिस्तान में भी करेंगे और जरूर करेंगे। इस किस्म की बेहूदगी की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। आप ये देखें, वो तो उन्होंने जो बेहूदगी की सो की, मगर यहाँ पे एक साबका वजीर आजम और इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर जो कि अपनी एहलिया समेत इस वक्त जेल में है, पिछले 2-3 दिनों से, जिस दिन से ये स्टोरी आई है, सुबह से लेके शाम तक तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर वुज़रा, टॉक शो सिर्फ इसी बात के ऊपर हो रहा है। मुझे पता है, इंस्ट्रक्शंस भेजी गई है, बताया गया है कि आपने इस स्टोरी को कितना टाइम देना है। मतलब है कि मुल्क के आइन का कबाड़ा निकल गया है। Here people are discussing। वकास साहब देखें सर, जब इंटरनेशनल जरीदों में, आलमी अखबारात में आर्टिकल छपते हैं, आपके हक में हो तो आप भी फिर शेयर करते हैं, और अगर इस वक्त हुकूमत के फेवर में है तो ऑब्वियसली वो भी ट्रेंड चला रहे हैं। कितने दिन हो गए सर? और सर वो अभी तक जो है किसी ना किसी तरह उसको जिंदा रखे हुए। मैं आपको सर इंटरनेशनल जरीदों में मैं आपको इस हुकूमत की करप्शन की स्टोरियां बताऊं, फिर आप मुझे बताइएगा कि इस मुल्क के मीडिया ने उन इंटरनेशनल जरीदों की वो स्टोरीज पिछले 1-2 हफ्ते में कितनी दफा कवर की है, कितना टाइम उसको दिया। क्या किसी और मुल्क के साबका वजीर आजम की बेगम के ऊपर 3-3 दिन लगा के इस किस्म के प्रोग्राम किए गए? इल्जाम लगाना, निकालना तो कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि लेट्स ऑल बी वेरी सीरियस। पाकिस्तानी मीडिया को भी अब अंडर इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं काम करना चाहिए। तो शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं इसमें बेबुनियाद हैं, सबूत कोई नहीं पेश किए गए, सिर्फ इल्जामात पर घड़ी गई है ये स्टोरी, और ये वैसी बातें हैं जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर भी सुना करते थे। बिल्कुल सर, फजूल, बेहुदा, लेम सी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी नाजरीन की जो है वो नज़र में। और वो खातून जो है उनका ताल्लुक नून लीग से था, 2013 से 2017 तक वो उनके साथ काम करती नहीं है। तो साहब ने उनको इनका मकसद पीछे क्या था? इतने अरसे बाद ये आर्टिकल आना, ये टाइमिंग आप कैसे देखते हैं? और इतने अरसे बाद जब रिहाई की बातें हो रही हैं, खान साहब जेल में हैं और रिहाई के लिए जी बहुत कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसे में ये आर्टिकल आ जाना, आप क्या समझते हैं कि इनके मकसद क्या थे? देखें, 27 को इमरान खान साहब के फैसले की तारीख है, जो तारीख पिछले महीने पूरी 1 महीने की दे दी गई। हालांकि फैसला तो पिछले महीने आ जाना चाहिए था। 27 को वो तारीख है। यहाँ अमेंडमेंट पास हो गई है। यहाँ पे इस हुकूमत को ये खतरा है कि इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो है वो लॉयर्स की तरफ से, पॉलिटिकल एंटिटीज की तरफ से, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवाम की तरफ से, और जजेस भी देखें ना, एक इस्तीफा, दूसरा इस्तीफा, तीसरा इस्तीफा। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। मतलब है कि वहाँ पे वो आपको देखें कि ईमेल्स की स्टोरियां आ रही हैं। सो अचानक 2-2.5 साल से मियाँ बीवी दोनों जेल में हैं, किसी को होश नहीं आया। ये 27 से पहले और उधर से हम सुन रहे हैं कि वो जनरल फैज के भी जो है वो कोई ट्रायल या वो उनका को अंदर ही कोई जो इंक्वायरी, जो भी तफ्तीश शुरू हुई है वो भी कंक्लूड होने वाली है। 27 को इधर से इनको सजा के हवाले से बता रहे हैं हमारे वकला के फैसले की तारीख है, और वो बता रहे हैं कि हमें को खास उस पर, अब वो तो अपनी पूरी हिम्मत मारे
तो ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ अवाम को एक नई बहस और डिस्कशन में डाला जा रहा है और असर इश्यूज की तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है। बट दिस इज अ फ्यूटाइल जो एफर्ट है। दिस कंट्री नीड्स सीरियसनेस प्लीज। आई मीन पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर उसके ऊपर सारी जो है वो हुकूमत ने वसाइल लगा दिए हैं सिर्फ इसलिए कि उधर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। बिल्कुल वकास साहब, ये नहीं समझ आती कि सीरियसनेस की वजह से ये है कि आपका मौक़िफ़ ले रहे हैं, भरपूर तरीके से आपको मौका दे रहे हैं कि आप बात करें कि ये इल्ज़ामात हैं किस बुनियाद पर हैं और आप क्या करने वाले हैं। तो सर ये बता दें, बरतानवी अदालतों से आपको कितने पुरुमीद है कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि माजी करीब में अगर हम देखें कुछ मिसालें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ भी मुतादिद केसेस, और मरीम नवाज़ तो हाल ही में एक केस भी बाकायदा तौर पर जीती गई हैं जो कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। तो आप कितने पुरुमीद हैं इस हवाले से? देखिए जी, हम तो समझ ये स्टोरी बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, तो इसलिए उम्मीद ही उम्मीद है। जिस वक्त हम अदालत में जाएंगे अगर वो ऐसे इस पे माजरत नहीं करते हैं तो फिर वहाँ भी उन अदालतों वो अदालतें तो कोई 27वीं अमेंडमेंट के तहत नहीं किसी के ताबे हुई ना, वो अपना इंसाफ करती हैं। हम सच्चे हैं और हमें वहाँ पे इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा वकास साहब, पीटीआई को बरतानिया की अदालतों पर कितना एतमाद है, या इस केस के बाद भी तहरीक इंसाफ बरतानवी अदालतों पर भी इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ामात लगाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो ऐसे फजूल बात है। ये कौन कह रहा है कि हम इल्ज़ाम लगाएंगे? ये तो एक चीज़ अभी होनी है, हम उस पर क्यों कहें? वहाँ पे जजेस जो है वो इंतजामिया के ताबे तो नहीं है ना। वहाँ पे 27वीं तरमीम में जजों की और 26वीं में जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं कर दी गई ना थानेदारों की तरह कि तुम्हें यहाँ से उठाएंगे तो दूसरे सूबे में फेंक देंगे। वहाँ पे अपनी मर्जी के बैंक तो नहीं बनाए जाते हैं उन मुल्कों के अंदर ना। आप उन मुल्कों के जस्टिस सिस्टम को आप अपने मुल्क के जस्टिस सिस्टम जिसके साथ हर चौथे साल खिलवाड़ होता है उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम पे भी बड़ा एतबार था। इमरान खान साहब पिछले 2 साल में 10 दफ़ा सहाफ़ियों से अडियाला में ये बात कर चुके हैं कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेके आऊँगा। ये तो इन्होंने हमें खुद मायूस किया है। आई मीन 3 जज 4 इस्तीफा दे के चले गए हैं। आपने अपनी अदालत, अपने जुडिशल सिस्टम की इज्जत और उसकी तकरीम के लिए खुद खड़े होना है, अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होना है। अगर इदारे के अंदर कोई जज खुद खड़ा होने को तैयार नहीं है, सिर्फ बेशक राइट्स के लिए खड़े होना है, लेकिन पीटीआई की अगर हम स्ट्रेटेजी देखें तो पीटीआई की भी कोई तहरीक वाजे नहीं है। क़यादत खुद में अफरा तफरी का शिकार है। बानी पीटीआई के बयानात से बाहर की जो क़यादत है उससे मैच ही नहीं कर रहे बयानात। तो फिर आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए रिहाई के लिए? नहीं, सॉलिड स्ट्रेटजी तो हम एक सियासी पार्टी हैं, कोई मुसल्ला जत्था थोड़ी है। अदालतों के अंदर केसेस हैं तो क्या वहां जाके अडियाला को तोड़ के वहां से निकालने खान साहब को और फिर आप लोग कह सकेंगे जी ये तो दहशतगर्द थे और ये इस तरह थे? इस तरह तो नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के अंदर लड़े जा रहे हैं केस, हमें उम्मीद है, हमें ये नहीं है, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और वो सड़कों पे आके एहतजाज करेंगे। प्रेशर डाला जा सकता है। कोई कलदम जमात तो नहीं है कि जिसने जाके तो वो तशद्दुद कर देना। बिल्कुल वकास साहब, प्रेशराइज किया जा सकता है, गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। सर 27 की आप बात करें कि 27 को अहम फैसला है और उससे पहले अगर हम देखें तो 26 नवंबर भी है। तो क्या 26 नवंबर के हवाले से जो हम इतलात सुन रहे हैं या बातें सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख किया जा सकता है, सुहेल आफरीदी की क़यादत में एहतजाज किया जा सकता है हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, तो ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है? देखिए जी, ऐसी मरकज़ में तो इस किस्म की कोई प्लानिंग जो है वो अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने पॉलिटिकल कमेटी के सामने तो इस किस्म का कोई प्लान नहीं रखा है। सही। वो मैंने उनके जलसे देखे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बिल्ड किया उन्होंने केपी के अंदर और उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा। तो ऑब्वियसली उन्हें कोई खान साहब की तरफ से मैसेज आएगा। यूजली जो चीफ मिनिस्टर होता है केपी का वही लीड करता है क्योंकि उसके पास हुकूमत होती है, वसाइल होते हैं और क्योंकि वो सख्तियां नहीं है केपी में, इसलिए इनके लिए इकट्ठा होना, मोबिलाइज होना एज कम्पेयर टू पंजाब आसान है। तो वो अगर निकलेंगे तो ठीक है, वो ऐलान करेंगे, वो पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तक उन्होंने हमें इस किस्म की कोई बात नहीं की और ना अभी तक उन्होंने किसी जलसे में ये बात किया कि भाई मैं फलां तारीख को जा रहा हूँ, क्योंकि जलसों में डिमांड लोग जो हैं उनसे और जुनैद अकबर साहब से कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं तो ऑब्वियसली सारी पार्टी उनके साथ है और अगर वो इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वो फिर बता देंगे पॉलिटिकल कमेटी को, तो हम फिर उसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। यही हो सकता है।
सही। वकास साहब, ये दोबारा से हम एक बार रिपोर्ट की ही बात कर लें। जो रिपोर्ट सामने आई, आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर आलमी सतह पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है ये सियासी तौर पर? आप क्या सोचते हैं? फजूल किस्म की चीज है। इससे तो इमरान खान या उनकी एहलिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पाकिस्तान तो पीटीआई के अलावा भी अगर हम इसे दूसरे पे राय में देखें तो मतलब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में जो सहाफ़ी हैं ओवन बेनेट साहब, वो ये शो करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो कोई खुदा न खास्ता तवाहम परस्ती के हवाले से उसको लेकर फैसले करता था। तो इस हवाले से आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप ये नहीं समझते कि पीटीआई के अलावा ये पाकिस्तान की इमेज को भी ख़राब करने वाली बात? फजूल बात है। देखें, हर शोबे में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे सहाफ़ी और कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको हम उस लिस्ट में नहीं गिनते, और वो काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं। इसी तरह ये सिर्फ असी अपने आप ही अपने लोगों ने ना लानत पूजा करी ये बार भी ऐसे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इनको कोई तौफीक नहीं हुई जब यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ ने ये कहा कि ये फार्स इलेक्शन थे, फ्रॉड इलेक्शन थे, 47 का जिक्र किया, रिजेक्ट किया इन इलेक्शंस को। उसके ऊपर ओवन बेनेट को कुछ नहीं आया। जो इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, उनके वकीलों को भी नहीं मिलने दिया जाता, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जाता, ह्यूमन राइट्स अब्यूज के ऊपर नहीं बोला। 26 तारीख को कत्ल हुआ पिछले साल, उसके ऊपर इसके मुंह से कुछ नहीं निकला। 27 को इमरान खान का फैसला आए थे, इमरान खान ये तो परस्तियां याद आ गई हैं। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के कौन से घर में सदके नहीं दिए जाते? कहाँ पे जो है वो बकरे ज़बा करके सदके नहीं दिए जाते? कौन सा घर ऐसा है जहाँ की थोड़ी दादी या नानी थोड़े सिर तू मिर्चा वार के नहीं छटे दी? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सदके खैरात तो वो आप देखते हैं पाकिस्तान में दिए जाते हैं, और उस बात को बुनियाद बनाकर इल्जामात लगा देना, इतनी बड़ी स्टोरी कर देना ये मुनासिब नहीं है। और आप इसकी मुखालफत करते हैं और इसे अदालतों में ले जाने का ऐलान भी कर रहे हैं। बिल्कुल लेके जाइए, आपकी जमात का और आपका ये हक है, आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। आप समझते हैं कि अगर ये ठीक नहीं है। और यही बात जैसे कि कहा गया ना कि मीडिया वाले ये नहीं दिखाते, आपका मौकिफ पेश करना था, तभी तो आपको लाइन पे लिया था कि हम दोनों साइड वन साइडेड ना हो, वन साइडेड कुछ ना हो सके। तो इसलिए जी आपके मौकिफ की भी हम उतना ही एहतराम करते हैं। आपने पेश किया, यकीनन बेबुनियाद होगा अगर आप लोग कह रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जिस तरह से शाया हुई है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जी उनके बुशरा बीबी के जो फैसले थे वो सियासत में चलते थे और उनका जो जहाज़ था वो उड़ान नहीं भर सकता था अगर वो इजाज़त नहीं देती थी। तो हरफे आखिर जो होता था ना वो बुशरा बीबी की जानिब से होता था, ये कहा गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट ये कहती है, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। फिलहाल जी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब जनाब रुख करेंगे खेल के मैदान का और आपको बताएं कि शाहीनों ने लंकन टाइगर्स के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया है। रावलपिंडी में खेले गए तीसरे मैच में कौमी टीम ने 212 रन का हदफ बाआसान 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरियां, जबकि बॉलिंग में देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और नौजवान स्पिनर फैसल अकरम का बेहतरीन किरदार देखने को मिला। जबकि कौमी टीम का अगला चैलेंज T20 ट्राई सीरीज है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस दफे की सीरीज 18 नवंबर से शुरू होगी और सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ट्राई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का जो फाइनल है वो मैच जी 29 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। और ट्राई नेशन सीरीज के लिए सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बनाया गया है और वो पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के कोचेस और दौरों के हवाले से भी देखेंगे। जबकि सरफराज अहमद की बात करें तो वो पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का, वेलकम। सर, सबसे पहले तो वाइट वॉश पर टीम को बहुत मुबारक। आप कैसे देखते हैं इस सीरीज को? क्या ये हम समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो सकते हैं कि पाकिस्तान की वापसी का इशारा, टीम पाकिस्तान फॉर्म में आ रही? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है। कराची से खैबर तक, वज़ीर आला से गवर्नर तक, सदर से वज़ीर आज़म तक, हर कोई टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश कर रहा है और जीत पर टीम को सराहना भी चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो दूर की निगाह रखते हैं
और जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हैं, उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो शायद पाकिस्तान टीम को अब भी बहुत सारे शोबों में काम करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जदीद दौर की क्रिकेट की बात करते हैं, तो हमारी टीम इस जदीद दौर की क्रिकेट से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। हम एशिया कप में फ़ाइनल में ज़रूर पहुँचे, जीत नहीं सके थे। यहाँ टेस्ट सीरीज़ हम जनूबी अफ्रीका से 1-1 से ड्रॉ कर बैठे। टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 वनडे सीरीज़ में हमने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। श्रीलंका के खिलाफ हमने कामयाबी ज़रूर हासिल की। 2015 से ये श्रीलंका के खिलाफ 10 सालों में हमारी चौथी वनडे सीरीज़ है जो हमने श्रीलंका को शिकस्त से दो चार किया है। लेकिन पाकिस्तान टीम के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर बल्लेबाजों की बात मैं करना चाहूँगा। आप बात कर रहे थे कि शानदार निफ सेंचुरी फ़खर जमान की, उसके साथ मोहम्मद रिजवान की, बिल्कुल कोई शक नहीं है, अच्छी कारकर्दगी को सराहना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि श्रीलंका की टीम कल अपने कप्तान आसालंका और नंबर 1 बॉलर हासारंगा के बगैर खेल रही थी, और उनके बगैर भी श्रीलंकन टीम ने नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान टीम को काफ़ी टफ टाइम दिया। हम अपने वही पुराने खिलाड़ियों के साथ एक्शन में हैं, उन्हीं पुराने खिलाड़ियों के साथ हम 2 विकेट से जीत रहे हैं, आखिरी गेंद पर जीत रहे हैं। पहला वनडे हम 6 रन से जीते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमको समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप इसी तरह चलते रहें। बेशक हमें समझने की जरूरत है। याया साहब, सेंचुरियों की तो हमने बात कर ली है, बाबर आजम को कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने 34 रन बनाए और आउट हो गए, और सलमान अली आगा सिर्फ 6 बना सके, हसीबुल्ला बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। तो इन सब को आप कैसे समझते हैं कि जो पिच थी वो बैटिंग के लिए सही नहीं थी, क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, बाबर आजम ने 26 महीने के बाद इस सीरीज में सेंचुरी बनाई और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये श्रीलंका की जो टीम जिसके मुकाबले पर आप खेल रहे थे, जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इस टीम के खिलाफ भी आप रगड़ कर आप जनाब सिसक कर रन हासिल कर रहे थे, डर खौफ के साथ आप खेल रहे थे। हमने सीरीज में कितने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, हमने सीरीज में कितने नए खिलाड़ियों को आजमाया। आपने ये तो बता दिया कि हसीबुल्ला 0 पर आउट हुए, आपने ये तो बता दिया कि बाबर आजम ने सीरीज में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन ये भी देखिए कि श्रीलंका की टीम ने, जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अहम खिलाड़ियों को बिठाया, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन हम अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे। जीते जरूर हैं, लेकिन कैसे जीते हैं वो आपके सामने। ये सब साइम अयूब की जगह हसीबुल्ला को शामिल करना, इस पर बड़ी मुतज़ाद राय है। क्या आप समझते हैं कि ये तब्दीली ठीक थी, ये वक्त की ज़रूरत थी? देखिए, मैं फिर दोबारा से आपसे वही बात करना चाहूँगा कि साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस सीरीज़ में वो कुछ इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। क्या ये मुनासिब नहीं होता कि आप मोहम्मद रिजवान को बाहर बैठाते कल, और मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्ला खेल रहे थे, वो विकेट कीपर ही खेलते। लेकिन ये छोटी छोटी टीमें जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी टीमों के खिलाफ तो आपने बड़ी कारकर्दगी दिखानी है ना, ताकि बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप कुछ कर नहीं सकें तो आपके पास ये जवाब हो कि जी हमने पिछली सीरीज में छोटी टीमों के खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में छोटी टीमों के खिलाफ नए खिलाड़ियों को आजमाते हैं, बड़े खिलाड़ी जो हैं उनको आराम कराया जाता है। लेकिन हमारे पास मामला डिफरेंट है। हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, उन्होंने 2 सीरीज में 2 ट्रॉफी उठाई हैं, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी जो है उसके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों में उन्होंने जनाब 1 आउट किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने खुद रिजाइन किया। तो अगर उन्होंने खुद रिजाइन किया तो क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं बताया, रिजवान ने क्यों नहीं बताया? शाहीन आफरीदी फरमा रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान ने खुद रिजाइन किया। उसके बाद जो इस टीम में परफॉर्म कर रहा है उसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अबरार अहमद की शक्ल में नजर आती है। 3 मैचों में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं। उनको आप कभी खिला रहे हैं, कभी बिठा रहे हैं। तो दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जो आपका मैच विनर है, जो आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उसको आप खिलाते हैं, बिठाते हैं। वसीम जूनियर को आपने देखा, फैसल अकरम को आपने देखा। आपको वो खिलाड़ी जिता रहे हैं जो टीम का परमानेंट पार्ट नहीं है, लेकिन वो खिलाड़ी जनाब सिर्फ साहब, आप फैसल अकरम की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, तो क्या वो वाकई पाकिस्तान की अगली बड़ी दरियाफ्त बन सकते हैं? बिल्कुल कोई शक नहीं है। फैसल अकरम हो गए, सुफियान मुकीम हो गए,
अबरार हो गए, ये पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपको इनके रोल डिफाइन करना पड़ेंगे, किसी को वनडे में खिलाएं, किसी को T20 में खिलाएं, किसी को टेस्ट क्रिकेट में खिलाएं। लेकिन अगर आप हर जगह सारे लोगों को जमा कर लेंगे तो टैलेंट को ही आप जाया करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। या साहब, अब आगे आने वाले जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसकी अगर हम बात कर लें तो क्या आप समझते हैं कि उसमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं क्या उन्हें रेस्ट देना चाहिए, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी आजमाना चाहिए ताकि वो भी सामने आए, उनके भी टैलेंट का पता चल सके? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे तो बंद है, क्योंकि इस सीरीज में तो ही आप रन्स करेंगे ना, और इस सीरीज में ही आप परफॉर्म करके जो है वो झंडे गाड़ेंगे, आप बताएंगे कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। नए खिलाड़ियों को बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ कौन बाहर बैठेगा? जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ ही तो हमारे बड़े खिलाड़ी खेलेंगे, और बड़े खिलाड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देंगे इन छोटी टीमों के खिलाफ। सर, हम चाहते हैं बड़े खिलाड़ी ना खेलें, हम ही छोटे मैचेस में इंजरी करवा लेंगे, बड़े मैचेस में फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने खुद मेरी सवाल का जवाब दे दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, और हम इसी तरह नामों या साहब, लास्टली दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां दे दी हैं। आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सरफराज अहमद आइंदा आने वाले चंद दिनों में आकिब जावेद के साथ मुलाकात करेंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे, और अच्छी बात है। सरफराज अहमद 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं। तो आई होप कि उनके तजुर्बे से क्रिकेट बोर्ड इस्तिफादा कर रहा है, तो एक अच्छा फैसला। सही, बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का, और यकीनन अब देखना ये है कि ये मैच तो जीता है, छोटे खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन छोटे मैचेस में अगर इतना दम नहीं लगाएंगे तो बड़े मैचेस में तो फिर प्रेशर लेंगे। यही चाहिए जब आप देख रहे हैं कि दूसरे मुल्क की B या C टीम आकर खेल रही है और आपकी होम ग्राउंड पर आप कंडीशन से हम आहंग हैं, पिचेस का आपको पता है, तो जनाब आपको ये चाहिए कि आप दूसरे जो प्लेयर्स हैं B या C कैटेगरी के, आप उन्हें भी मौके दें ताकि वो भी खेल सकें, उनके हवाले से भी आपको पता चल सके, वो भी मैच्योर हों, कॉन्फिडेंट हो, ताकि कल को आपके पास ऑप्शन ज़्यादा मौजूद हों। खैर फिलहाल जी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जनाब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मौसम तब्दील हो चुका है, सर्दियों की आमद है और हवा में खुनकी बढ़ चुकी है। ऐसे मौसम में आजकल हर दूसरा शख्स ये शिकायत करता दिखाई देता है कि उनके सर में दर्द है, सर भारी हो गया और आंखों के आसपास खिंचाव महसूस हो रहा है, और कभी तो यूं लगता है जैसे पूरा दिन ही रुक गया हो। कुछ लोग सर दर्द को ठंड का असर कहते हैं और कुछ इसे टेंशन और काम की ज्यादती की वजह भी करार देते हैं। और आखिर सरदर्द की असल वजह होती क्या है? क्या मौसम की तब्दीली वाकई सरदर्द बढ़ा देती है या मसला कहीं और है? माइग्रेन और टेंशन हेडेक में बुनियादी फ़र्क क्या है? बढ़ती उम्र में सरदर्द क्यों ज़्यादा होने लगता है और आजकल के बच्चे क्यों सरदर्द की शिकायत करने लगे हैं? क्या ये स्क्रीन टाइम का असर है या इसकी वजह कुछ और है? ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। तो इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मदीहा कंवल साहिबा ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सर। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो बातें होती हैं कि सर्द मौसम की वजह से सर में दर्द हो रहा है, क्या ये वाकई दुरुस्त है? सर्द मौसम की वजह से ही ऐसा हो रहा होता है या कोई और वजूहात होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ पे मदऊ करने के लिए और एक बहुत ज़्यादा कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। सर दर्द एक अलामत है, जैसे कि बुखार एक अलामत है, कमर का दर्द एक अलामत है, इसी तरह से सर दर्द भी एक अलामत है जो किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। सर दर्द बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें कि एक्चुअल में होता क्या है, तो सर दर्द बेसिकली कोई भी डिस्कम्फर्ट या कोई भी दर्द अगर आपके सर के एरिया में हो या आपके चेहरे पे हो, तो ये सारा मिला के हम उसको हेडेक कहते हैं, ठीक है। अब हेडेक की 150 से ज़्यादा वजूहात हैं। 150 से ज़्यादा? एग्जैक्टली। और उनको फिर साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया है दो मेजर कैटेगरीज में, कि प्राइमरी हेडेक्स एंड सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स वो होते हैं जो ब्रेन के इटसेल्फ, जो हमारे ब्रेन के नर्व सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो पेन को परसीव करते हैं, उनकी अगर इरिटेशन हो तो उसकी वजह से होता है। जैसे कि टेंशन हेडेक हो गया, जैसे कि आधे सर का दर्द माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक एक ख़ास किस्म का दर्द है जो ज़्यादातर मेल्स में देखा जाता है। और सेकेंडरी हेडेक्स वो होते हैं जो किसी ख़ास बीमारी की वजह से होते हैं। बीमारी कोई भी हो सकती है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि
फ्लू हो जाए या ज़ुकाम हो जाए तो सर दर्द हो जाता है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। इसी तरह ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर हो जाए तो हो सकता है। ब्रेन में ख़ास किस्म का फ्लूइड है वो बढ़ जाए, उसकी वजह से हो सकता है। गर्दन तोड़ बुखार की वजह से हो सकता है। सो इस तरह से बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसमें ये सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। माइग्रेन और टेंशन हेडेक में क्या फ़र्क है, कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? एक तो इसके नाम में ही आप देखें बज़ाहिर बड़ा जो है वाज़ेह तौर पे है कि टेंशन हेडेक, इसका मतलब है कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ है। ख़ास तौर पे ये देखा गया है जो यंगस्टर्स हैं, फीमेल्स में स्पेशली, ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस इमोशनल भी हो सकता है, वो स्ट्रेस इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। तो इसकी वजह से एक बैंड लाइक सा आपको पेन होता है जो आपको अराउंड योर फोरहेड और अराउंड योर आपका ऑक्सीपिटल एरिया में, ऐसे जैसे आपको किसी ने आपका सर जकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह की पेन होती है। इसको कहते हैं टेंशन हेडेक। जो माइग्रेन है जिसको आम जुबान में आधे सर का दर्द कहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे ये ज़रूरी नहीं है कि आधे सर में ही हो, ये पूरे सर में भी हो सकता है। तो माइग्रेन जो होता है ना, ये एक वैस्कुलर हेडेक है। वैस्कुलर का मतलब जो हमारे ब्रेन में, हमारे सर के अंदर जो खून की नालियाँ हैं, उनके बहुत ज़्यादा सिकुड़ने से और बहुत ज़्यादा फैलने से जो होता है ना, ये दर्द होता है। और ज़्यादातर ये जेनेटिक होता है, फेमिलियल होता है, किसी के पेरेंट्स को है, बहन भाइयों में है, तो ज़्यादातर माइग्रेन उनमें देखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये भी चीज़ हो। सो ये दोनों की जो कॉजेज़ हैं डिफरेंट हैं, बट ये प्राइमरी हेडेक्स है, हमारे सर की खुद की जो है पेन की इनिशिएशन की वजह से ये होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब उम्र के साथ साथ सर दर्द का मसला ज़्यादा क्यों हो जाता है? इसकी क्या वजूहात होती हैं और कौन सी रोज़मर्रा की ऐसी आदत हैं जो सर दर्द का बायस बनती हैं? और ये जो लोग बड़ी उम्र की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वो सर को बांध भी लेते हैं सर के दर्द में, तो कहते हैं इससे हमें बड़ा रिलीफ मिलता है। ये ठीक है या नहीं? देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उस पर मैं ये बात करूँगी। सर दर्द ये एक आम राय है कि उम्र के साथ साथ सर दर्द बढ़ता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक ये बात हो सकती है कि क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपके अंदर वो बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन कॉज है सर दर्द की। उसी तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होती है, जिसको अमाइलॉइड कहते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो हम उसको समटाइम्स को रिलेट करते हैं इस चीज़ के साथ कि उम्र के साथ ही होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको सर दर्द होता है और माइग्रेन होता है, जो 6 साल के 7 साल के जो मिसडायग्नोज होते हैं। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कोई बंदा सर बांध लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, तो जिस भी बंदे को सिम्टोमेटिक रिलीफ जिस चीज़ से मिलता है ऑब्वियसली फिर वो करने की कोशिश करते हैं। और इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है सर बांधने की, जो आप बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बात की है कि जो सर दर्द प्राइमरी हेडेक है वो ब्रेन के जो नर्व्स होती हैं उनकी इरिटेशन से होता है। तो जब आप उसको बांधते हो तो वहाँ पे आपको एक रिलीफ सा मिलता है, तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। ख़ास तौर पे जो वैस्कुलर हेडेक है, माइग्रेन की जो मैं बात करती हूँ, जो वेसल्स की वजह से हो रहा होता है, तो उससे डेफिनेटली कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि घर में भी होममेड रेमेडीज़ होती हैं। कोई कहता है कि पानी में नमक मिला के पी लें तो आप बेहतर फील कर रहे होते हैं, सर दर्द या माइग्रेन हो रहा हो, तो इस तरह के टोटके कारआमद होते हैं? डिपेंड करता है। फिर वही बात आ जाती है कि जिसको जिस चीज़ से रिलीफ मिले। यूजुअली जब तक आपको वो कॉज, क्योंकि सर दर्द एक अलामत है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर किसी को फालिज की वजह से हुआ है, वो उसका पानी पी ले, नमक का पानी पी ले, मुझे नहीं लगता कि उसमें उसको आराम आएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हुआ था और उस वजह से सर दर्द है, हो सकता है उससे उसको आराम आ जाए। लेकिन ये बहुत अरसे से जो हमारी रेमेडीज हम बहुत सारी बीमारियों के लिए करते हैं और उनमें से कुछ। अच्छा, ये अलामत डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर में दर्द शुरू होती है और दर्द शुरू होने के बाद वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अहम आपने सवाल किया है। बिल्कुल, सर दर्द की बहुत सारी वजूहात की जो है होती हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स होते हैं अगर सर दर्द के साथ हों तो वो बड़े अलार्मिंग होते हैं, जिनको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सर दर्द के साथ किसी को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, किसी को वीकनेस डेवलप हो जाती है किसी ख़ास हिस्से में, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ गर्दन में कोई दर्द होती है या इसी उस किस्म का सर दर्द होता है जो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और साथ में अगर आपको उसके साथ जो है आपका कॉन्शियस लेवल लो होना शुरू हो गया है,
ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी अलामात है जिसमें जब जाहिर हो तो ये हमें बताती है कि अब ये सर दर्द एक कॉमन सर दर्द नहीं रहा, इसको प्रोब करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट डॉक्टर करना साहब, चाहिए। बच्चे बड़ी ज़्यादा जो है अब हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में सर दर्द की शिकायत करने लगे हैं। क्या स्क्रीन टाइम की वजह से असर होता है या उनका कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम है? डेफिनेटली आजकल के बच्चों में जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है बहुत सारी बीमारियों के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे बच्चों में आना शुरू हो गई, जिसमें ADHD है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम है जो और ज़्यादा बढ़ गया है, एग्रेशन है हमारे बच्चों में आ गया है। उसमें से डेफिनेटली सर दर्द जो है इसमें मैं डेफिनेटली इसको एक कॉज कहूँगी, क्योंकि इसमें न सिर्फ आपकी नज़र, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ करते हो, तो आपकी सारी जो नेक के मसल्स हैं और आपके जो स्कैल्प की जो मसल्स हैं, आपका एक ख़ास किस्म का पोस्चर होता है जिसकी वजह से वो टेंस हो जाते हैं। जब वो टेंस हो जाते हैं तो जो नर्व एंडिंग्स, जो पेन की नर्व एंडिंग्स वहाँ से गुजर रही हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको सर दर्द का, आपके पोस्चर ख़राब कर देता है, आपकी आई साइट पर इफेक्ट करता है, एग्रेशन और बहुत सारी चीज़ें जो होता है ना ये कॉज करता तो है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या हर सर दर्द के लिए CT स्कैन या MRI करवाना ज़रूरी होता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जब भी सर दर्द होता है तो अब एक तो पेशेंट है जिसको पता है कि मुझे माइग्रेन है, एक ऐसा पेशेंट है जिसको एक अनयूजुअल सी सर दर्द होती है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि वो सिर्फ मरीज़ की सिर्फ एक अलामत सुन के उसको ले जाके CT या MRI करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेशेंट को पहले उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए, उसका एग्जामिनेशन किया जाए। इन चीज़ों के थ्रू अगर आपको कुछ रेड फ्लैग साइंस मिलते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर उसको प्रोब करने के लिए हम जाते हैं CT स्कैन करवाने के लिए, या फिर अगर डिटेल में हमने देखना है तो फिर हम MRI करवाते हैं। डॉक्टर साहब, लास्टली ये भी बता दें कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे फ्रंट पे, सर का जो सामने का हिस्सा है, इसमें दर्द होती है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी ये साइडें बहुत ज़्यादा खिंची हुई हैं, कभी दोनों और कभी एक साइड पे या कभी दूसरी साइड पे। इसकी क्या वजह हो सकती है और फौरी रिलीफ के लिए क्या हो सकता है? देखिए, सर दर्द का पैटर्न, उसकी लोकेशन डिफरेंट डिजीज़ के हिसाब से डिफरेंट होती है। जैसे आपने कहा, ज़्यादातर जो फ्रंट का दर्द होता है ना, ये टेंशन हेडेक में होता है, ज़्यादातर ये साइनोसाइटिस या फ्लू नज़ला ज़ुकाम की सूरत में होता है, या फिर अगर खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है जो उस जगह पे प्रेजेंट है तो उस वजह से होता है। ज़्यादातर ये वाला जो हेडेक होता है जो आपको ऐसे जैसे धमक की तरह फील होता है, ये ज़्यादातर माइग्रेन, हाँ, ये ज़्यादातर माइग्रेन की जो दर्द होती है वो बाइटेम्पोरल जिसको हम कहते हैं उस वजह से होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ की हम बात करें कि कॉमनली ये इधर होता है। अच्छा, जब सर दर्द होता है, अगर वो आपका एक सर दर्द है, तो ऑब्वियसली जो भी मेडिसिन आपको सूट करती है, जिससे आपको लगता है आपको रिलीफ मिला है, जैसे पैनाडोल की टैबलेट हो गई या जो भी चीज़ होगी, आप वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर इस बात को डिस्करेज करूँगी कि आप जो पेशेंट्स जुडिशली जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, ओवर द काउंटर चले जाते हैं और ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, और ये जाने बगैर कि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैं इस चीज़ को डिस्करेज करूँगी। मैं यही कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और अपना प्रॉपर मुआयना कराएं और उनसे आप प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, और यकीनन जितने लोगों की जो सर दर्द होगी उनको समझ आ चुकी होगी। अब आपने किसी का सर दर्द नहीं बनना और ना ऐसा कुछ होने देना है कि कोई आपकी सर दर्द बने, और अपने सर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ वक्त है ब्रेक का। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में अब जी होनहार तलबा की बात करेंगे। पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया है। 83 पाकिस्तानी तलबा में से हमने देखा है कि टॉप इन दी वर्ल्ड अवार्ड उन्होंने जीता है, और टॉप पोजीशन होल्डर हैं हमारे साथ 2 बच्चियां, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मार्का सर अंजाम दिया है। और यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। टेक्नोलॉजी हो या तालीम का मैदान हो या कोई भी शोबा हो, आलमी सतह पर वो अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर कर रहे हैं। और चंद दिन पहले कैम्ब्रिज आउटस्टैंडिंग लर्नर अवार्ड 2025 का ऐलान किया गया, जिसमें हमेशा की तरह जी इस बार भी पाकिस्तानी तलबा ने कमाल कर दिया है और टॉप इन दी वर्ल्ड अवार्ड जीतकर दुनिया भर में मुल्क व कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। IGCSE, O लेवल, A लेवल और इंटरनेशनल AS के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी पर मजमूई तौर पर 317 पाकिस्तानी तलबा को 355 अवार्ड्स दिए गए, जिनमें 83 टॉप इन दी वर्ल्ड, 63 टॉप इन दी कंट्री और 11 हाई अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। इनमें से 26 पाकिस्तानी तलबा ने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं।
आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर अवार्ड्स दुनिया के 40 से ज़ायद मुल्कों के तलबा को उनकी इल्मी बरतरी की बुनियाद पर दिया जाता है। और इन्हीं होनहार तलबा में से मैथ में वर्ल्ड टॉप पोजीशन हासिल वाली लाइबा अली और फिर कॉमर्स में वर्ल्ड टॉप पोजीशन होल्डर मोमिना सलमान इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त बात है। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम और बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लाइबा आपकी जानिब आऊँगी और यकीनन ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम सर अंजाम दिया और एक अवार्ड हासिल किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। अवार्ड लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश थी एंड आई वाज वेरी प्राउड बिकॉज मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि ये मेरे वालिदैन की, मेरे साथिज़ा कराम की और मेरे इदारे की भी अचीवमेंट थी। और पाक्टर के साथ मेरी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर इस ऑनर को वहीं पर वापस लेकर आना जहाँ पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे लिए यकीनन बहुत ज़्यादा प्राइड की बात थी। मोमिना, आप बताएं आप कैसा फील कर रही हैं और ये कैसे कर लिया, तैयारी कैसी थी आपकी? इनिशियली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ साइंसेस स्टूडेंट, तो कॉमर्स मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, बट जब आई तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई थिंक द की इज़ कि मैंने बहुत पास पेपर सॉल्व किए थे, तो प्रैक्टिस की वजह से। ज़बरदस्त। अच्छा लाइबा, मैथ का तो नाम बड़ा मुश्किल जान जाती है। मेरे से तो मैथ का नाम सुन के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। ये मैथ इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। आपको शौक कब, आपको रियलाइज़ कब हुआ कि आप मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त हैं और आगे नाम भी बनाएंगे? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट मैथ्स को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मैथ्स अब आप हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्स कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, आइदर आपका आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट मैथ्स। और उसके अलावा ग्रेड 7 में मेरी टीचर मिस खदीजा अतीक, वो हमारे साथ आफ्टर स्कूल स्टे करती थी और हमें मिसमो जैसे ओलंपियाड्स के लिए प्रैक्टिस करवाती थी। सो इन ग्रेड 7, ग्रेड 8 एंड देन IG1 आई थिंक आई स्टार्टेड लविंग मैथ। और मैथ को करके मुझे पता होता था कि ये बात एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट टू अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ या इसके पीछे क्या वजह थी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है कि वाकई फार्मूला जो है ये कैसे बना, ये सोचने की बात है। मोमिना, आप बताएं, अब आपका तो इंटरेस्ट साइंस है लेकिन आपने कॉमर्स में झंडे गाड़ दिए हैं। अब आपने कॉमर्स को परस्यू करना है या आपने साइंस के साथ रहना है? मैंने कॉमर्स ऑप्शनली लिया था, तो साइंसेस का ही इरादा है, मैंने साइंसेस ही परस्यू किया इन A-levels। ओके, ज़बरदस्त। तो मज़ीद इसमें क्या आप करना चाहती हैं? मतलब आप कॉमर्स का भी कोई मुकाबला होता है, उसके अलावा वो तो सारे मौजूद हैं, साइंस के बड़े बड़े बेहतरीन आलमी मुकाबले होते हैं, उनमें आपका कोई जाने का इरादा है? किसी ख़ास गोल पे आपकी नज़र है? अभी बिकॉज A-level स्टार्ट हुआ है तो मेरे सब्जेक्ट है मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मेरा गोल यही है कि अगर डिस्टिंक्शन उनमें आ सकती है तो उनमें भी लेकर। अच्छा लाइबा, मैथ्स की हम बात करें और यकीनन जहाँ आसानियाँ हैं वहाँ मुश्किलें बहुत होंगी, चैलेंजेस भी बहुत होंगे। कौन से ऐसे मरहले में आपको लगा कि यस बहुत ज़्यादा टफ है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है? एक्चुअली मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है वो यूजुअली IGCSE 3 में देना होता है, व्हिच इज़ द लास्ट ईयर ऑफ IGCSE, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में दिया था। तो सबसे पहले तो मई जून में हम अपेयर होते हैं, उससे पहले मॉक्स वगैरह होते हैं, तो नवंबर दिसंबर के करीब मेरा माइंड बना कि मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो जब मैंने सिलेबस को देखा, देयर वर फ्यू पॉइंट्स जो मुझे समझ भी नहीं आ रहे थे एंड आई वाज रियली अनसर्टेन अबाउट माय डिसीजन। लेकिन फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और पास पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो मैंने मार्च के एंड तक 200 पास पेपर्स अराउंड अबाउट सॉल्व कर लिए थे। तो एक पास पेपर 2 आवर्स का होता है। तो जब मैंने एक कोविड के टाइम पे जो पेपर्स आए थे वो जनरली आसान थे, तो मैंने 17 मिनट्स में जब एक पेपर सॉल्व किया था, आई वाज वेरी हैप्पी और मुझे यकीन हुआ था कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। बेहतरीन, बिल्कुल आपने करके भी दिखाया और मजीद भी आप आगे जो है वो करती रहेंगी। माम तो घबराई जा रही है मैं जब नाम सुनकर। मोमिना, आप बताएं कि आपकी एज के बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोन को टाइम दे रहे होते हैं और पढ़ाई में फोकस कम होता है। आपकी क्या रूटीन होती है? मतलब कितने घंटे आप पढ़ती हैं और किस तरह तैयारी करती हैं? कौन आपको तैयारी करवाता है और फ़ोन को कितना टाइम देती हैं? आई थिंक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ बट पढ़ाई को भी टाइम देती हूँ। मैं स्कूल से आके 5 o'clock पढ़ती हूँ, स्टार्ट करती हूँ एंड देन विद ब्रेक्स अराउंड 11-12 तक पढ़ लेती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस यू गेट एग्जॉस्टेड आपको समझ आना वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो एंटरटेनमेंट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। एंड तैयारी मुझे आज सच किसी ने नहीं करवाई थी, मैंने खुद ही की। आई थिंक मेरा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा था, हमारा कैंपस आसिफ इरफान कैंपस इज़
वेल ट्रेंड एंड उनके टीचर्स मिस इरम, मैं उनको क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, इतना अच्छा गाइड किया कि मुझे ना कोई ट्यूशन एकेडमी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई वाज एबल टू डू इट। ज़बरदस्त। और एग्जॉस्ट होने की बात हो रही है, हम तो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते ही एग्जॉस्ट हो गए। इतने माशाल्लाह टैलेंटेड और ज़हीन बच्चे हैं। अच्छा लाइवा, इस सफ़र में यकीनन पेरेंट्स तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा टीचर जो याद भी रह गया हो कि पूरी जर्नी में ये टीचर ने बहुत हम पे मेहनत की है? मेरी मैथ की टीचर मिस खदीजा हैं, तो उन्होंने तो मुझे ग्रेड 7 और 8 में भी पढ़ाया था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन मुझे हर टीचर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब उनको इस बात का पता चला कि मैं फर्स्ट ईयर में अपेयर होना चाह रही हूँ। हर टीचर ने सपोर्ट किया था। आई रिमेंबर मैं स्टाफ रूम में थी एंड मिस हुरिया ने मुझसे पूछा, डू यू वांट टू अपेयर दिस ईयर? एंड आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कि IG3 में जाके आराम से देना, प्रैक्टिस करो, डिस्टिंक्शन आ जाएगी। तो मिस इकरा ने कहा था कि नहीं, कर लाइवा कर लेगी। तो आई वाज लाइक वेल, मैं कर लूंगी, अगर उनको लगता है कि मैं कर लूंगी तो फिर मैं कर लूंगी। यानी टीचर्स का भी कॉन्फिडेंस देना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कौन से आपको लगता है कि कंपटीशन आ सकते हैं जिसके लिए आपको लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए उस पर? वेल, मैंने लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम की कैप्टन थी फॉर IYNT, दैट्स इंटरनेशनल यंग नेशनलिस्ट टूर्नामेंट। तो अगर आपको साइंसेस का ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, तो आप IYNT, IYPT इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो हार्वर्ड क्रिम्सन केस, इस तरह के काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव इंटरेस्ट इन। अच्छा, आप बताइएगा मोमिना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? अब आपने कॉमर्स वाली लाइन तो डिसाइड कर ली है, बट एक एम होता है ना कि मैं ये बनना चाहती हूँ या ये करना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक एनीथिंग इतना डिसाइडेड नहीं है अभी, बट अभी गोल इज़ टू गेट गुड ग्रेड्स इन A-levels एंड देन माय ड्रीम इज़ के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं जहां आई गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एम अभी इज़ A-levels अच्छे ग्रेड्स आए देन अ गुड यूनिवर्सिटी। ये अच्छी बात है। वैसे शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव करें, फिर आप एक बड़े गोल की तरफ जाते हैं। अच्छा लाइवा, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उन तलबा को जो टॉप इन दी वर्ल्ड जैसे बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं? उनके लिए क्या सजेशंस हैं? I have two things to say. The first is आपको पहले इस बात पे यकीन करना होगा कि आप कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तक तो मैंने अपने आप को ये सोचने की इजाज़त नहीं दी थी कि मैं ये गोल अचीव करूँगी, क्योंकि मुझे लगा था अगर मैं ना कर पाई तो मैं बहुत ज़्यादा सैड होंगी या आई एम गोना बी हार्ड वर्किंग। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ और सोचना है कि ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि मिल ही नहीं सकता। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ आप तभी कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये प्रिपरेशन प्रोसेस के अंदर आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरह समझें, हर पॉइंट को डेप्थ में देखें, चाहे आपको लगे वो आज तक तो कभी आया नहीं है, फिर भी आपने उसको अच्छी तरह करना है एंड पास पेपर सॉल्व करें। तो आप जितने पास पेपर्स करेंगे समझ कर, अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करके, उतना ही बेहतर होगा। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत ही अच्छी बच्चियाँ, मेहनती बच्चियाँ और अपना नाम बना रही हैं, मतलब इतनी मेहनत करके। बहुत ज़बरदस्त बात। और सारी तलबा जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं उनको देखने की ज़रूरत है और इनसे सीखने की ज़रूरत है। मेहनत करें, मेहनत करके आप कुछ भी मकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से मौसम के हवाले से आपको पता है, हम हमेशा आपको अपडेट करते हैं कि मुल्क भर में आज के दिन मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है। तो हमेशा की तरह आज भी ये जिम्मेदारी अदा करेंगी माम और आपको बताएंगी कि मौसम मुल्क भर का कैसा रहेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, ताहम पहाड़ी इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सुबह और रात के औकात में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। और अगर हम बात करें स्कर्दू की, तो स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 10 और कम से कम -3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। और अब आपसे शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। बात करेंगे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 25 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 16 और कम से कम -2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में सर्दी का राज बरकरार रहने की पेशगोई की है।
और अब बात कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि सवात में, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 16 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के मौसम की। तो पंजाब में हम देख रहे हैं कि अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 24 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में बादल छाए रहने की पेशगोई जाहिर की है, जबकि मैदानी इलाकों में स्मोग और सुबह के वक्त चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 21 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला सर्दी की लपेट में रहेंगे। और जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं गंधारा तहजीब के मरकज़ सूबा सिंध का मौसम, जहां पर बेशतर अजला में सूरज खूब चमकेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं जी। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो है 32 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। था मौसम का हाल आपने जाना, और अब टेक्नोलॉजी के शोबे से बात कर लेते हैं। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में जी VPN इस्तेमाल करने वालों की तादाद हम सब जानते हैं कि लाखों में है, और अक्सर लोग ये सवाल करते थे कि जी कौन सी VPN कानूनी है। तो अब PTA ने इस हवाले से बड़ा इकदाम उठाया है और VPN सर्विस लाइसेंसिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने VPN सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को बाकायदा लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू किया है, और अब तक 5 से ज़ायद कंपनियों को VPN का लाइसेंस जारी किया गया है। इन कंपनियों को कानूनी और मजाज मकासद के लिए VPN सर्विसेज फराहम करने की इजाज़त होगी, जबकि सार्फिन अब अपनी VPN रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता कंपनियों से बराह रास्त हासिल कर सकेंगे, जो मुल्क में इंटरनेट रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त तस्वुर की जा रही। जी बिल्कुल, और अगर आप VPN इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको मालूम होगा कि कौन सी सर्विस कानूनी है और कौन सी नहीं, और ये चीज़ ऑनलाइन सिक्योरिटी को काफ़ी बेहतर बना सकती है। टेक्नोलॉजी का मैदान जो है वो तेज़ी से बदल रहा है, हम देख रहे हैं, और इस तरह के इकदामात डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक और कदम है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है। और अब आपके पास जी कानूनी तौर पर लाइसेंस होगा। बिल्कुल जी, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। जब हम शुरू में कह रहे थे कि आपका वीकेंड जो है वो बड़ा अच्छा गुजरा होगा, तो जो जुड़वा शहरों के मकीन है उनका तो वहाँ बड़ा अच्छा वीकेंड गुजरा होगा, क्योंकि एक बड़े ज़बरदस्त कॉन्सर्ट का इस्लामाबाद के अंदर इनेकाद किया गया। और ऐसे वक्त के अंदर जब इस्लामाबाद कचहरी में हमने देखा कि उसके बाहर बम धमाका हुआ और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन उसके बावजूद इस कॉन्सर्ट के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने ये साबित किया कि जनाब वो दहशतगर्दी से डरने वाले नहीं हैं, और जो दहशतगर्द हैं वो उनका जो जज्बा है उसको हौसले पस्त नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। तो ये उसी बात का मजर था, उसी बात का सबूत था। बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है, और यकीनन लाहौर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि लाहौर में भी जनाब होना चाहिए। लाहौरी तो फिर खाने पीने और गानों के शौकीन ही बहुत ज़्यादा हैं। अगर कॉन्सर्ट हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके साथ आपको मजे की बात पता है, ये फ्री था, इसमें एंट्री जो थी वो बिल्कुल फ्री। और क्या चाहिए, खाना भी फ्री हो जाए लाहौर में, और खाना भी फ्री हो तो बस फिर देखें। अच्छा, ये तो एक बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। दूसरी तरफ एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया शाहजेब खानज़ादा के साथ।
मॉल में वो मौजूद थे अपनी वाइफ के हमरा और उनके साथ जी बदतमीज़ी की गई और बदसलूकी जो भी की गई, ज़ुबानी कलामी भी कह लें कि अगर लफ्ज़ों से भी आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये एक बुरी बात है, बहुत ही नाकाबिले यकीन अमल है। बीवी की जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि आप हरास कर रहे हैं। उन्होंने मॉल इंतजामिया को बाकायदा इस बारे में शिकायत भी की कि ये शख्स हरास कर रहा है और ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मतलब ये जो हमने चौक चौराहों में इस तरह की रवैये अपनाना शुरू कर दिए हैं, किसी को भी पकड़ के, चाहे वो सियासतदान है या फिर वो कोई सहाफ़ी है, ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। आपको कोई एतराज़ है तो आप बात कर सकते हैं, तरीके से ढंग से अपनी बात जो है आप सामने रख सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और अच्छी बात यह कि इस पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने यह कहा है कि हम इस शख्स को तलाश करके इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे और कहीं ना कहीं से तो आगाज़ होना चाहिए ताकि ये जो सिलसिला है बदतमीज़ी का ये रुक सके अवामी मकामात। यस, और यकीनन इसी बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज के साथ हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए दोनों पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे 27वीं तरमीम का, जिसकी मंजूरी के बाद एक बार फिर मुल्क की सियासत में हलचल देखी जा रही है। एहतजाजी सियासत एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है और आज से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, जिसमें पार्लिमानी कार्रवाइयों के साथ साथ सड़कों पर भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। और इसी दौरान जमात इस्लामी भी पीछे नहीं है। वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में 21 नवंबर से 3 रोज़ा बड़ा इज्तिमा आम मुनक्किद कर रही है, जिसमें मुल्क भर में बदल दो निज़ाम तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाएगा। ये इज्तिमा न सिर्फ जमात के हामियों को इकट्ठा करेगा बल्कि एहतजाजी सियासत को एक मुनज़्ज़म रुख देने की कोशिश भी करे। और माज़े करीब पर जी नज़र डालें तो तारीख गवाह है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से जो भी एहतजाज हुआ वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। एहतजाज से चंद दिन की अफरा तफरी के अलावा कोई फ़ायदा ही नहीं होता। एहतजाज हमने देखा है कि आज तक ना कोई मकसद हासिल हुआ है और ना ही हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा है, बल्कि एहतजाजी सियासत उल्टा अपोजिशन के गले पड़ गई है, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों पर मुकदमात बने, गिरफ्तारियाँ हुई और मुश्किलात में उनका इजाफा हुआ, जिसकी सज़ा आज भी वो लोग भुगत रहे हैं। ये तो माजी करीब का हवाला था जो हमने आपके सामने रखा। जमात इस्लामी को आखिर एहतजाज की ज़रूरत क्यों पड़ी है, मकासद क्या है, डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जमात इस्लामी के जनरल अमीरुल अजीम साहब। बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब आपके वक्त का। सर, जमात इस्लामी 21 नवंबर से 3 रोज़ा अपना इज्तिमा तो करने जा रही है और हम देख रहे हैं भरपूर तरीके से इसकी कैंपेन भी की जा रही है। ज़रूरत क्यों पेश है? असल में जमात इस्लामी कोई आज ये प्लान नहीं कर रही। अरसे दराज से जमात इस्लामी की तारीख़ में मुल्क गिर इज्तिमात हुआ करते हैं। ये 24वां इज्तिमा है। हमारा आखिरी इज्तिमा 2014 के अंदर हुआ था और मीनार पाकिस्तान पर ही हुआ था। ये इसके मकासद दावती भी होते हैं, तंजीमी भी होते हैं और पिछले एक तवील अरसे से हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के इज्तिमात के नतीजे में एक अवामी लहर भी पैदा करें, अवामी जद्दोजहद के लिए लोगों को उभारें और राय आमा की आवाज़ बने। जमात इस्लामी जो है वो तवील अरसे से ये काम कर रही है। इसमें फिर साथ साथ खिदमत का भी जज्बा होता है। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से हमने बनो काबिल के उन्वान से नौजवानों को अपने गिर्द इकट्ठा किया कि अब आपके पास तालीम के मौक़े मौजूद नहीं हैं, तालीम बहुत महंगी हो गई हुई है, जो तालीम हासिल कर लेते हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। तो हम एक एहतमाम ये भी कर रहे हैं कि आप आएँ, जमात इस्लामी के बनो काबिल के प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हों और उसके बाद फिर घर बैठ के जो भी आप पूरी दुनिया के साथ इंटरलिंक करते हुए अपने लिए और मुल्क के लिए कोई ज़रा मुबादला हासिल करें। तो मुख्तलिफ़ मकासद के तहत हम ये सारा प्रोग्राम जो है वो किया करते हैं। अमीरुल अजीम साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने मकासद तो बता दिए कि इस तरह होता था, किया करते थे और वो कारआमद भी रहते थे। आज के दौर में हम देखते हैं जब भी एहतजाज होता है, अफरा तफरी होती, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ये सारे मकासद आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में मौजूदा जो हम देख रहे हैं वो पूरे होंगे? अच्छा नहीं, हमारा इस इज्तिमा का मकसद जो है वो एहतजाज करना नहीं है। हमारा इस इज्तिमा का मकसद अवाम को मुनज़्ज़म करना है, राय आमा की तर्जुमानी करनी है। ये जो वक्ती जोश और जज्बा और उसके नतीजे के अंदर एक हलचल तो मिट जाती है, लेकिन कोई उससे नतीजा बरामद नहीं होता। जमात इस्लामी ठोस हिकमत अमली के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश करती है और नतीजा इसलिए बरामद नहीं होता कि अपने अपने दौर में हर पार्टी ने वही काम किया होता है जो अब उसके साथ हो रहा होता है। यानी पाकिस्तान की जो सियासत है वो तो एक इस्टेब्लिशमेंट की सियासत है। अब PTI जो है वो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर ज़ाहिर बहुत सारी सख्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन यही हरबे इससे पहले जब वो ख़ुद इक़्तिदार के अंदर मौजूद थे तो हुआ करते थे।
तो जब तक पाकिस्तान की सियासत ये तय न कर ले कि हमने मुक़्तदिर लोगों के बजाय अवामी जद्दोजहद के नतीजे में इस मुल्क के अंदर एक हकीकी जमहूरियत कायम करनी है, उस वक्त तक कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। अमीरुल अजीम साहब, आप निज़ाम को बदलने की बात कर रहे हैं, ये निज़ाम किस तरह से बदला जाएगा और क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं आप निज़ाम के अंदर, और रोड मैप क्या है? देखिए, निज़ाम को बदलने में बहुत ताख़ीर हो गई हुई है। अच्छा। ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक जो अबूरी एक्ट पास किया गया, ये कहा गया कि जब तक नए कायदे और कानून नहीं बन जाते उस वक्त तक पुराना निज़ाम जारी रहेगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जो आइन भी बने उसके बाद 62 का बना, 63 का बना, 53, यानी बाद ऐसे आइन भी बने कि जिसे दिन की रोशनी भी जो है वो देखने का नसीब नहीं हुई, आइन ख़त्म हो गया, आइन बनाने वाले भी, पार्लियामेंट भी जो है वो तोड़ दी गई। लेकिन उन आइन में भी, हत्ता कि 1973 के आइन में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे जो कवानीन है, आइन तो एक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे कायदे कानून, अदालत, पुलिस का निज़ाम, एक्ट, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि ये हम जल्द अज जल्द तब्दील करेंगे। वो हम तब्दील नहीं कर सके। आप देखिए कि आपका पुलिस का एक्ट वही है जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ ने इस मुल्क के अंदर किया। आपके जो सिस्टम है जागीरदारी का, वो भी तकरीबन उसी तरह से मौजूद है। इस्लाहात जो है अगर कहीं कुछ छोटी मोटी हुई भी हैं तो वो बहुत कॉस्मेटिक चीज़ हुई है। हमारा अदालती निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा, हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं बदलेगा, दुनिया के अंदर कहीं आपको ये नजर नहीं आएंगे कि एसपी और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, उनके इतने बड़े बड़े घर हों, उनकी मराहत हों, उनकी ये सारी चीज़ें मौजूद हों। तो वो जो अंग्रेज़ का तर्ज हुक्मरानी था, जो बुनियादी तौर पे अवाम के लिए नहीं था, वो रियाया के लिए था, क्योंकि वो समझते थे कि हम 7 समुंदर पार आके हुक्मरान हैं और ये हमारी रियाया है। और टैक्सेशंस के लिए हुआ करता था, यानी जो टैक्स देते थे उनकी हालत नहीं बदलती थी, और जिन्हें टैक्स जो लेते थे वो 7 समुंदर पार जाके उस दौलत के मजे उड़ाते थे। आज भी यही काम हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि 1947 पाकिस्तान बनने के बाद जो निज़ाम तब्दील होना चाहिए था वो हुक्मरानों ने अपने मफादात के तहत नहीं किया, हम उसे बदलने की कोशिश तो ये तरमीम तो हो रही है, हुक्मरान तरमीम ला तो रहे हैं 18वीं, फिर 27वीं, निज़ाम बदला तो फिर पहली बात तो निज़ाम तब्दील तो हो रहा है। नहीं, ये निज़ाम तब्दील नहीं हो रहा। ये अंग्रेज के निज़ाम को मजबूत करने के लिए जो अंग्रेज ने नहीं भी सोचा था वो ये सोच कर उसको काम कर रहे हैं। देखिए, आइन को बदलना इस तरह से कि रातों रात आप तरमीमात करते चले जाएं। 1973 का आइन बना, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मंजूरी ली गई, उनसे दस्तखत लिए गए, अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो 73 का आइन नहीं बना। तो अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो वो इत्तफाक राय के साथ होनी चाहिए, जिसमें विल लोगों की जो है उसमें शामिल मौजूद हो। लेकिन अगर आप धौंस और धांधली के साथ करेंगे, और धौंस और धांधली भी वो कि भाई जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो अरकान पार्लियामेंट भी कहते हैं कि फॉर्म 47 से आए हो या फॉर्म 45 से आए हो। तो इस तरह की असम्बली अगर आइन को तब्दील कर रही है तो ये तो ठीक नहीं है। अब हमें आइन से ज़्यादा हमें कवानीन बदलने चाहिए, वो कवानीन जो अवाम को इंसाफ नहीं दे रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा जिसमें यह कहा जाता है कि ये 3 मुल्ज़िमान को हम बरी करते हैं, पता लगता है कि 2 तो जो है वो जेल के अंदर मर गए हुए हैं। आप यानी किसी भी जायदाद का मामला फैसला जब होने लगता है पता लगता है कि तीसरी नस्ल वहाँ पर पहुंच चुकी है। अमीरुल अजीम साहब, हुकूमत यही तो कह रही है कि बर्डन बड़ा था सुप्रीम कोर्ट पे, तो हमने आईनी अदालत अलग कर दी है, अब आम आदमी के केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक पे हो रहे हैं। भाईजान, ये जो आम आदमी का केस जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। आम आदमी का केस तो जो है वो जिला कचहरी के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँ कि ये मंसूरे के करीब जो है वो हमने अगर एक हॉस्पिटल के लिए कोई जगह ली है तो पटवार खाने के अंदर जो है वो 6 महीने लग गए हैं कि हम अपना इंतकाल मुकम्मल नहीं करवा सके, रजिस्ट्री में नहीं कि जी यहाँ हमने एक छोटा सा स्कूल बनाना है। वो पैसे मांगते हैं, वो कभी कहते हैं कि जी पटवारी जो है वो सैलाब के काम में चला गया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने बुला लिया है। तो ये क्या निज़ाम है भाई? तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके हल होने वाली हो। ये तो
मतलब मेरे घर के दहलीज के ऊपर जो इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, जो हक मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो बस आपने एक्ट तब्दील करने हैं, प्रैक्टिस तब्दील करनी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस को तब्दील करें। अगर प्रैक्टिस तब्दील नहीं होगी तो जैसे आपने कहा कि जो इस्लामाबाद के अंदर वाकया हुआ, तो पुलिस का एक आम सिपाही जो है वो नॉन लोगों की बेगमात के साथ ये काम कर रहा, तो आम आदमी के साथ वो क्या कर रहा होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अमीरुल अजीम साहब, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन हम देखते हैं कि जो हुकूमत आती है वो अपने अकॉर्डिंग निज़ाम भी ले आती है, अपने अकॉर्डिंग तब्दीली भी ले आती है। तो अगर ये सारा कुछ इस तरह ही चलता रहा तो अवाम के लिए कुछ करने वाला कोई रह जाएगा कि बस सियासतदान अपने लिए करके बस? देखिए, दो चीज़ें हैं। कभी भी जो है ना वो सिचुएशन इस तरह से नहीं चलती कि एक रुख के ऊपर चले जी। अवाम बाशऊर हो जाए और वो ये देखें कौलो अमल के जो तजाद है उसको सामने रखते हुए। एक आदमी आकर नारा मारता है कि मैं जो है वो गरीबों का बहुत ही मतलब पसंद करने वाला हूँ और गरीबों के हकूक़ की काम करूँगा। देखें उसके अमल के अंदर क्या है। अगर उसके अमल के अंदर जागीरदारी और अपनी जागीरों को लोगों के हकूक़ नहीं देता तो उसको पीछे कर लें। एक आदमी कहता है कि मैं इस मुल्क को पेरिस और जर्मनी और अमेरिका के बराबर इसकी सड़कें ले आऊंगा, तो आप देखिए कि क्या वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर मजदूरों के हक दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आवाम के क्या हकूक देगा। नारे मारकर आप कहेंगे जब मदीने की रियासत बना लेंगे, और मदीने की रियासत जो है वो उन लोगों के ज़रिए बननी है कि जिनके बारे में अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पर टेलीविज़न के अंदर बैठ के कि उनकी कमाई क्या है, उन्होंने लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कैसे किए हैं, इससे पहले वो किन पार्टियों के अंदर मौजूद थे। इस पूरे तर्ज अमल को देखने के बाद अगर अवाम ये सोचें कि जो आदमी जो कह रहा है उसके साथ उसकी टीम क्या है। आप देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत या डिक्टेटरशिप या कोई भी इज़म आया है, अगर उसने अपने बनाए हुए नारों और मंशूर के मुताबिक अमल किया तो उसने कौमों को कुछ फलाह और कुछ कामयाबी दी है। और अगर मुनाफिकत बरतेंगे तो वो आपको चक्की में पीस कर रख देगा। सर लास्टली ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो आपका इज्तिमा है इसके सियासी और समाजी तौर पर क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, इसके ज़रिए हम लोगों के ईमान को मजबूत करेंगे और लोगों को उभारेंगे कि वो इस मुल्क की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करें, मार्च मूवमेंट का आगाज़ करें और मार्च में लोगों को बताएं और समझाएं कि जनाब कौल फेल के तदाद को सामने रखते हुए उन लोगों का साथ दें जो खिदमत करते हैं, जो पैसा नहीं बनाते, जिनके बच्चे और जिनकी बाकी आल औलाद जो है वो अमेरिका और यूरोप में नहीं पड़ती, वो आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के दुख दर्द में शरीक होते हैं, सैलाब और जलजले और हर काम में जो है वो लोगों के काम आते हैं। अगर इस तरह की तस्वीर जो है वो लोगों को समझ में आ गई तो मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, हकीकी तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब आपके वक्त का। और यकीनन ये जो इज्तिमा होने जा रहा है इसका मकसद ये है कि जो अवाम है वो कॉल ऑफ फेल का तो जो तजाद है लोगों का वो समझ सकें, और वो सियासतदान जो सिर्फ नारे लगाते हैं, वादे करते, दावे करते, बाद में अमल नहीं करते, उनका फ़र्क पहचान सके। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वीक का आगाज़ है मंडे, और पूरा वीक कैसा गुजरेगा ये जानने का तजस्सुस यकीनन आप लोगों को भी होगा, मुझे भी है। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब के पास और जानते हैं कि आज का पूरा वीक क्या कह रहा है। सितारे क्या कह रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमल वालों की। एरीज वालों के लिए इस वीक में जस्टिस की बात है, इंसाफ की बात है, बैलेंस होने की बात है, कोई एग्रीमेंट साइन होने की बात हो सकती है, बड़े मामलात, बड़ी तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली, यहाँ पे आपके काफ़ी मामलात में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और बातें अपने तक रखने का ही फ़ायदा है। स्पिरिचुअलिटी से भी ज़रूर हेल्प लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जॉब और बिज़नेस की, तो जॉब और बिज़नेस बेहतरीन कामों में हेल्प आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। बात करूँ आप लोगों के मैरिज और रिलेशन की, तो यहाँ पे चेंज है। ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो ये चेंज ये है कि आपको अपने रिलेशन पे काम करना ही पड़ेगा ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। एजुकेशन की बात करूं तुलबा तालबात की, तो बेहतरीन एनर्जी है। आप अपनी स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी सब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवलिंग अभी ना करें। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। मून एनर्जी आप लोगों को इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब के दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएं, शो दी वर्ल्ड द रियल यू, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम रोजाना।
किसी की ख्वाहिश है कि हम लियो बताएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि टॉरस पहले डिस्कस कर लिया जाए। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ज़रूर बताता हूं, सारे बताऊंगा। जी जी। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है, तो टॉरस वालों का ये वीक बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोडक्टिव होने जा रहा है। कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई पार्टनरशिप लग सकती है और अच्छी पार्टनरशिप की नवीद सुनाई देती है। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आपकी सलाहियतों को निखारेगा, आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव तब्दीली लेकर आएगा। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो जॉब और बिजनेस में सुस्ती और काहली कामों को ख़राब करती है। काम काफ़ी ज़्यादा है, उसकी प्लानिंग की सही ज़रूरत आन पहुँची है। और जनाब मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में तो कुछ डिले है, प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है। मिल बैठ के मामलात को सेटल करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन बेहतरीन है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ की एनर्जी भी बेहतरीन है, और मगर ट्रैवलिंग के लिए आपको बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के ही घर से निकलना चाहिए। मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि आगे खुशहाली है। पढ़ने के लिए या अलियू या वारिसू 101 मरतबा रोजाना पढ़िएगा, अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है, तो जमनाई वाले इस वीक में यहाँ पे आपके पुराने काम होने की बहुत अच्छी एनर्जी है। अपने घर के मामलात, अपने जो लोग गुजरे उनके साथ मामलात गुजर चुके थे, उनको सेटल डाउन करने का सही वक्त आन पहुँचा है। यहाँ पे कोई बड़ा काम भी मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और मायूसी रहेगी एंड ऑफ द वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बेहतर पोजीशन है, कामों में हेल्प आएगी, आप ज़्यादा काम भी करने की सलाहियत रखते हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कोई डिसीजन है, ये डिसीजन किस तरह का हो सकता है, ये डिसीजन कुछ चीज़ों को बेहतर करने की तरफ एक सफ़र का आगाज़ है। बात करें आप लोगों के एजुकेशन के मामलात की, तो एजुकेशन में भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। ट्रैवल आप लोग इस वीक में अभी ना करिएगा। और मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है इस वीक में तवानाई ज़ोर पकड़ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोज़ाना पढ़ सकते हैं। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है कैंसरियन वालों के साथ, तो कैंसर वाले इस वीक में अपने मामलात को लेकर कुछ प्रॉब्लम में नजर आते हैं। गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मामलात को प्यार और मोहब्बत से डील करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी आपके गुजरे हुए वक्त की तरफ आपको धकेल रही है। आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ अपनी जब तवज्जो लेकर जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अगर बात करूँ आप लोगों की यहाँ पे जॉब और बिजनेस और कैरियर की, तो खुशहाली है, पैसे है, बरकत है। और बात करूं आप लोगों की मोहब्बत की, तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और जनाब एजुकेशन चेंज है, अच्छी एनर्जी है, ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ डिस्टर्ब है, और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में या जल जलाली वाली कराम 100 टाइम रोज़ाना पढ़िएगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी। विर्गो वालों की इस वीक की लियो नहीं चेक पढ़ने, पहले विर्गो कर लेते हैं, तरतीब इस तरह से कर लेते हैं जो ख्वाहिश है किसी की उसके मुताबिक चलते हैं। लियो एंड पे करना है, लियो इसके बाद करता है। लियो जरा स्पेशल, विर्गो वालों की फरमाइश ज्यादा ना, थोड़ा सा एंड पे ले जाएं। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, क्योंकि लियो वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक एक तरतीब अच्छी रहती है। क्या होने जा रहा है, वैसे तो उनको तो खुशी, पहला कार्ड ही अच्छा है उनका, प्यार मोहब्बत खुशियाँ खैर बरकत। दूसरे कार्ड की एनर्जी बिल्कुल बहुत जबरदस्त एनर्जी है जनाब। आपने कह के लियो को अच्छा कर ही दिया है आखिर। और मैं इसलिए कह रहा था थर्ड कार्ड कोई बड़ा पैगाम, अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे लियो वाले इस वीक में। बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, कामयाबी है। जॉब और बिजनेस की बात करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट बात, पैसे कम शम मिल रहे हैं तो आपने कह दिया होगा कि जी हमें पैसे बढ़ाएं, नहीं तो हमें और ऑप्शन आ गई है। तो ऐसी एनर्जी भी है बिल्कुल जी, लियो वालों की पॉजिटिव एनर्जी है जी। तो यहाँ पे मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में भी बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। और जनाब एजुकेशन की बात करूँ तो वो भी ज़बरदस्त कार्ड है। तो आपने लियो वालों के लिए क्या फूक मार दी मलिक साहब। और जनाब यार बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ भी बेहतरीन है। और मून एनर्जी का मैसेज है जनाब, आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। तो जारी बात है जी, अच्छी एनर्जी है, तो अब आप कदम बढ़ाइए
हम आपके साथ आपके साथ पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, कामों की नियत करके 100 टाइम रोजाना। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो विर्गो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? काम तो है जनाब, बिलाशुबा आप काम करने के लिए जज्बा भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी चल रही है, ख़ासकर आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ मामलात आपके कामों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनसे निकलना है, अपनी एनर्जी अपने कैरियर पे लगाने की कोशिश करनी है। जॉब और बिजनेस में बिलाशुबा मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी सी नेगेटिविटी है, उदासी है, डिले है। प्लान करने की कोशिश करें, बड़े प्लान इस वीक में ना करें। मोहब्बत में जज्बातियत नज़र आती है और एजुकेशन के मामलात में ज़बरदस्त एनर्जी है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। हेल्थ का ख्याल करें, वॉक ज़रूर करें। मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है, एतमाद कामयाबी की कुंजी है। और पढ़ने के लिए सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पानी पे दम करके पी लिया। एयर साइन लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो लिब्रा वाले इस वीक में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी और आपके इर्द गिर्द हासदीन का हजूम आपके कामों को ख़राब कर रहा है, इसलिए डेवल भी मौजूद है। एहतियात ज़रूर करिएगा इस वीक में। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। मोहब्बत में ही प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपने रिश्तों को सही सिमत पर लेकर जाइएगा। एजुकेशन में अच्छी एनर्जी है। ट्रैवल आप एहतियात से करें और हेल्थ बेहतरीन है। मून एनर्जी मैसेज दे रही है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और पढ़ने के लिए हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर 41 टाइम पढ़ना जरूर। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में बेहतर कामों से मुतल्लिका बेहतर ऑप्शन लेकर आएंगे, कामों में हेल्प भी आएगी। आप तमाम मामलात के ऊपर अपनी निगाह रख के बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे डिसहार्ट भी नजर आते हैं। दिल टूटा हुआ है जनाब। किस बात पे दिल टूटा हुआ है? कुछ ऑप्शंस आई हुई हैं, उनके ऊपर आप अवेलेबिलिटी अपनी जाहिर करें और फिर काम ज़्यादा करें, डिसहार्ट ना हो और कामों पे तवज्जो दें। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी और एजुकेशन भी बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग ना करिएगा, एहतियात करिएगा अगर ज़रूरी भी हो तो। और हेल्थ आपकी बेहतरीन है। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, नामुमकिन पर यकीन रखिए। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सेजिटेरियस वाले इस वीक में देखिए जी, आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प नज़र आती है सेजिटेरियस वालों की। और यहाँ पे जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही उनको क्लियर करिए। अंधा एतमाद आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। बिलाशुबा आपको अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी सलाहियतों से नवाजा होता है, उसका इस्तेमाल करें। जॉब और बिजनेस बेहतरीन। मोहब्बत की बात करें तो डबल माइंडेड है। और यहाँ पे बात करें आप लोगों की एजुकेशन बेहतरीन है, ट्रैवल आप कर सकते हैं। और हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मून एनर्जी का मैसेज है, मोहब्बत का कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है जो कि आपको एनर्जी देगा। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो आपकी कैप्रिकॉन वालों की ये लियो नहीं है, ये कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो 3 कार्ड्स की एनर्जी देखें जी। ऑप्शंस हैं, डिटर्मिनेशन है, मेडिटेशन है, अपने आप को वक्त देना है। सेकंड कार्ड की एनर्जी अपनी फैमिली को, पुराने कामों को आगे लेकर चलें। और थर्ड कार्ड में अगर मैं बात करूं तो क्लैरिटी है और कुछ नया आगाज भी है। और ये आगाज ऐसा हो सकता है कि आप अपनी सेहत को और अपने आप को भी वक्त दें जो कि आप नहीं दे पाते, तो इसको आपको बेहतर करना चाहिए। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस बेहतरीन। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मोहब्बत की बात करूं तो ज़बरदस्त एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। एजुकेशन में भी कामयाबी है। ट्रैवल आप लोग अगर ज़रूरी हो तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नज़र नहीं आता। हेल्थ की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी है। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 41 टाइम। ये तो फिर आपके कार्ड दिखाने से पहले ही उन्होंने इसका इजहार कर दिया आज कह दिया था। अब हम चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। अब खुल के बात किया करें। एक्वेरियस बुर्ज दिलों की बात करें तो क्या होने जा रहा है एक्वेरियस वालों के साथ इस वीक में? तो जनाब एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पावर, विजडम
और तमाम कामों में बेहतरीन सलाहियतों को लेकर चलेंगे। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छी एनर्जी है। अब आप अपने कैरियर को डायरेक्ट डील करने की तरफ आ चुके हैं। मोहब्बत में प्रॉब्लम, डेवल मौजूद है, अपनी नेगेटिविटी को निकालिए। और जनाब बात करें एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैवलिंग करें तो बाइक या गाड़ी एहतियात से चलाएं, तेज़ ना चलाएं। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, लिक्विड वाली चीज़ों का। और मून एनर्जी, ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और पढ़ने के लिए सूरह फलक 11 मरतबा रोजाना। स्पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो स्पाइसेस वाले कुछ चीज़ों से मतलब नेगेटिव नज़र आते हैं, बिलाशुबा एहतियात करनी है, इर्द गिर्द निगाह रखनी है, खासकर अपनी फैमिली से मुतल्लिका। आपके घर माँ बाप बेबी बच्चे अगर हैं तो वहाँ पे दिल टूट सकता है, डिसहार्ट नज़र आते हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को क्लियर करना है। बात करें जॉब और बिजनेस, चेंज आ रहा है, क्या ये चेंज आपके हक में है? तो नहीं, चेंज नहीं करना, अभी एहतियात करनी है। बात करें मोहब्बत की तो बैलेंस कोशिश करनी है। ट्रैवल आप अभी एहतियात से करिएगा, हेल्थ बेहतरीन है। और यहाँ पे बात करें आप लोगों के लिए मून एनर्जी का मैसेज, तो मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि लेने की बजाय देने का वक्त है। सदका दें, 110 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें और अपने लिए हिफाजत की दुआ भी करें। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका। नाजरीन, आपने तमाम मसेदारों का हाल अहवाल जान लिया है और अपना भी आप जान चुके होंगे, जिसका और किसी का भी आप जानना चाह रहे होंगे वो भी जान चुके होंगे यकीनन। तो अभी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कुछ खूबसूरती के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। तो मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी आ रही है और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। सर्दियों में अक्सर जल्द के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है, डलनेस और रफनेस आम हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में स्किन की देखभाल बड़ा चैलेंज नज़र आता है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। शादी से पहले आसान और मौसर स्किन ग्लो प्लान होना चाहिए। सिर्फ 15 दिन में जी जिल्द को कैसे निखारा जा सकता है, स्किन से मुतालिक कौन सी बड़ी गलतियां जो हम कर रहे होते हैं और जो लड़कियां शादी से पहले ये गलतियां करती हैं उनके लिए यकीनन मसले की बात होती है। और हाथ पाँव और गर्दन के लिए जी कौन सा हर्बल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मौसर है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा मौजूद। उनसे जानते हैं कि क्या हल है इसका। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, स्किन रफ होना शुरू हो गई है और शादियाँ भी हैं और दुल्हने भी बनना चाह रही हैं लड़कियाँ, तो फिर स्किन को कैसे बेहतर किया जाए? हाँ जी, बहुत अच्छा आज का आपका सेगमेंट है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और इस मौसम के अंदर जो इशू प्रॉब्लम आती है ना, मेकअप करते हुए ऑयली स्किन इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती, पिगमेंटेशन दाग धब्बे इतना तंग नहीं करते जितनी ड्राई स्किन तंग करती। इवन बेस बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो सबसे पहले जो है वो एक जो है वो कहवा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला जो कहवा है, ये वाला जो ड्रिंक है, ये आपकी इंटरनली आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा। और आपकी अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, एक्नी है, एलर्जीज है, कोई भी इश्यूज है, ड्राइनेस है, ये ओवरऑल हेल्थ आपकी हेड टू टो जो है वो स्किन को नीट क्लीन करेगा, ग्लो करेगा, आपके दाग धब्बे साफ करके आपके रंग को जो है वो साफ करेगा और स्किन को ग्लो देगा। ये ग्लोए, ये बेल आम हर जगह पे जो है ये लगी हुई है। आप इसको इस तरह से उतार के, तो इसको जो है वो इसकी इस तरह से जो टहनियाँ है इसको आप काट के, तो इसको जो है वो आप ड्राई करके रख लें। अगर आपके आसपास फ्रेश लगी हुई है तो आप फ्रेश ले लें, नहीं तो आप ड्राई करके इस तरह से इन ब्रांचेस को इस तरह से कट करके तो आप ड्राई करके रख लें। ठीक है, ये जैसे जो है वो तकरीबन 2 गिलास पानी के लिए हैं, तो इस तरह से 4 से 5 इंच जो है वो इसकी जो स्टिक्स है 1-1 1.5 इंच की, ये आपने गर्म खोलते हुए पानी के अंदर डालनी है। इसके बाद जो है वो तुलसी, इसका जो है ये आप पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ये हर तरह से, जैसे जो है वो डेंगू वगैरह है, कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, आपकी हवा को जो है वो प्योरीफाई करता है। ठीक है, इस तरह से जो तुलसी है, तुलसी के पत्ते, इसके फ्लावर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक टहनी आप इस तरह से, ये भी आप जो है वो अपने कहवे वाले पानी के अंदर जो है वो इसको कट करके इस तरह से आप इसको जो है वो गर्म पानी में, गर्म पानी के अंदर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है और ज़्यादा नहीं आपने पकाना। ठीक है, और इस तरह से जो है वो 10 से 15 जो है वो पत्ते आपने नीम के ठीक है, बस ये आपने जो है वो इस तरह से खोलते हुए पानी में डाल लें और फ़ौरन से आप इसको ढक दें, दम दे दें और इसको ठंडा होने दें। उसके बाद आप ये वाला पानी आपने सारे दिन में जो
6 गिलास पानी के पीने आप उसके अंदर इसको डाल लें। इसमें आप थोड़ा सा जो है वो लेमन जो है वो डाल लें, क्योंकि जो लेमन आपको पता है विटामिन सी है। तो अगर लेमन के आपने बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे उठाने हैं तो आपने खोलते हुए पानी के अंदर आपने लेमन का जूस और उसका छिलका भी साथ डाल दें। तो उसके अंदर जो है वो रिच एक तो अरोमा आ जाएगा और रिच विटामिन सी है। ये वाला जो पानी है ये एंटीऑक्सीडेंट है आपकी, जिस तरह से हमने पहले कहा कि आपकी ओवरऑल आपका हेड टू टो जितने भी प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल हैं ये उसको जो है ये ट्रीट करेगा। ठीक है, ये कहवा जो ब्राइड्स हैं वो लेना शुरू करें, सब लोग लें खाने से पहले या खाने के बाद। इसको आपने हारमू जो है वो 1 कप लें और जिस तरह से मैंने कहा है सारा दिन आपने जो पानी पीना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, बाजार निकले में शॉपिंग वगैरह के लिए पानी कम पिया जाता है जिसकी वजह से भी ड्राइनेस हो रही होती है। तो आपकी जो बॉटल है पानी की उसके अंदर आप इसको जो है ये ऐड कर लें और सारा दिन आपने जो पानी पीना है उसके अंदर आप इसको जो है वो शामिल कर लें। इसके अंदर साथ हनी डालेंगे तो बड़ा अच्छा इसका जो है वो फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो जो कलर वगैरह फेयर करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए सैलून तो आप जाते ही जाते हैं, लेकिन डेली रेजीम क्या होनी चाहिए। आप थके हुए हैं, टाइम नहीं है, तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक जो है वो इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ग्लोइंग जो है वो सीरम बताऊंगी कि जिसको आप जो है वो डे एंड नाइट यूज़ कर सकते हैं। उपटन है, लगाना है, मसाज करना है, धोना है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग भी है और जो है वो हर एक बच्चियां जो है वो उस चीज़ को जो है वो इतना लाइक नहीं करती। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो है वो शीशे का जार, शीशे का लेना है, आपने प्लास्टिक का नहीं लेना। इसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन इस तरह से 100 ml जो है वो ग्लिसरीन, ठीक है, ये वेजिटेबल ग्लिसरीन आराम से आपको जो है ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 100 ml अगर ग्लिसरीन ली है, 50 ml आपने इसके अंदर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट है। आप जो उपटन यूज करते हैं उसमें इतनी जड़ी बूटियां हर्ब्स डाल के, ये उसका अल्टरनेट है। ठीक हो गया। इसके अंदर अब आप क्या करें कि आपके पास अगर फ्रेश फ्लावर, फ्रेश सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। इसी के अंदर जो है वो आपने जो गुलाब की पत्तियां हैं धो के आपने रखी हुई हैं, आप इसके अंदर वो डाल दें। उसके बाद आजकल ये गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड के फूल हर तरफ लगे हुए हैं, ये आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए बेहतरीन है। यानी कि इनसे डिकोर भी करना है और इनको लगाना जी 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 इसका कहवा अगर आप पीना शुरू कर देते हैं ना, ये वाले मैरीगोल्ड के, इसका कहवा जिन बच्चियों की बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, किसी तरह से नहीं जा रही, तो आप क्या करें, 2 या 3 फूल इस तरह से खोलते हुए पानी में डालें, 1 चुटकी हल्दी की डालें और इसको दम दे दें। और ये वाला कहवा आप दिन में 2 या 3 दफा पीना शुरू करें। आप यकीन करें 15 दिन के अंदर अंदर आपकी छाइयाँ जो है वो खत्म हो जाएंगी। मैरीगोल्ड के जो है वो इसके अंदर आप फूल डाल दें। इसके बाद जो है वो जिस तरह से तुलसी है, इसके आप जो है वो इसके अंदर जो है वो फूल डाल दें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप जो है वो मिक्स करके, तो इसको जो है वो आप पड़ा रहने दें, गर्म पानी में रख दें। ठीक है, ये देखें ये मैंने बनाया हुआ है। ओके, ये देखें ये वाला जो है ये सीरम मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। इसको जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें ये किस तरह से, ये देखें, ओह जबरदस्त, ये इस तरह से आपका, क्योंकि जितनी इसके अंदर जो है वो मैंने रोज पेटल्स डाली हैं, फूल डाले हैं, उन सब का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ गया। और ये इतना मजे का इसका अरोमा है ना, आप स्मेल करें, आगे भी पास करें, आपका दिल करेगा मुंह लगा के इसको पी ले। वाह, पी के देखें थोड़ा सा। नहीं मैं पीना मैं अंदर से नहीं निखरी तवज्जो चाहती, बाहर से तवज्जो। अच्छा, इसी तरह से जो है वो आप, हमने जो ये वाला जो है वो रोज पेटल्स का जो है सीरम बनाया, आप जो है वो रोज वाटर के अंदर 1 टेबलस्पून इसका डालें। आप फेस वॉश किया, आप इसको स्प्रे कर, ये आपका सारा दिन जो है ये लगा रहे, सारा दिन आपके फेस के ऊपर ये वर्किंग करता रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं उपटन की तरफ, क्योंकि शादियां हो और उपटन ना हो, क्योंकि उपटन जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ड्राई डेड स्किन को आप जो है वो रिमूव करता है। ठीक है, इसके लिए जो है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। यही जो गुलाब की पत्तियां हैं, इसको खुशक करके इसका आप जो है ये पाउडर बना लें। ये देखें, ये इस तरीके से गुलाब की पत्तियों का, गुलरुख लाल के नाम से अपन सारी की दुकान से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने क्या करना है, गुलाब की पत्तियों का आपने जो है ये पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून। ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही आंवला पाउडर। ठीक है, आंवला आपको पता है कि स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है, खाने में भी और स्किन के ऊपर लगाने में भी। ठीक है, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर आंवला पाउडर लेंगे
और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर कुश्ते शीरी का पाउडर। ठीक, कुश्ते शीरी क्या करती है कि आपके बालों की ग्रोथ को कम करती है, आपकी पिगमेंटेशन को जो है वो रिमूव करती है। ये इस तरह से जो है ये होती है, और इसका जो है वो आपने ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली जो है ये पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। 1 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर कुश्ते शीरी का पाउडर डालना है। 1 टेबलस्पून आपने मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी आपको पता है कि स्किन को वाइट और फेयर करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, ग्लो के लिए बेहतरीन है। और इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ी सी वर्स जिस तरह से ज़ाफ़रान होती है, ये इस तरह से जो है ये समझ लें कि ज़ाफ़रान की बहन है और बहुत ज़्यादा सस्ती है। ये भी छाइयों को ख़त्म करने के लिए, रंग को साफ करने के लिए बेहतरीन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसके अंदर आप जो है वो मुल्तानी मिट्टी डाल लें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने दही के अंदर, क्योंकि दही जो है वो नेचुरल लैक्टिक एसिड है, तो दही के अंदर आपने जो है वो इसकी पेस्ट बनानी है। सही। दही के साथ जब आप इसकी पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत इसकी जो है ना, इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने दही डाल के इसकी जो है वो पेस्ट बना के आपने क्या करना है, फेस को वॉश करके, और कोशिश करें कि नाइट में आपने इसको यूज करना है। तो अगर जिन बच्चियों के जो है वो बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है जिनकी ऑयली स्किन होती है, गर्मियों के अंदर ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, इसके अंदर आधी चाय की चम्मच आप साथ सोडा ऐड कर लें। ठीक। जो बेकिंग सोडा है वो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करेगा, नेचुरली आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स वगैरह को रिमूव करेगा। तो इसको आपने फेस को वॉश करके ये वाला लेप आपने पूरे फेस के ऊपर 10 मिनट के लिए लगाना है। 10 मिनट के बाद आपने जो है वो हल्के से हाथ गीले करके, ठीक है, ड्राई हो जाएगा, आपने ड्राई को नहीं रब करना। ठीक है, या आपने थोड़ा सा रोज वाटर के साथ इसको फ्रेश कर लें, और आपने बड़ा जेंटल सा जो है वो मसाज करते हुए इसको बट्टियां बना के उतार देना है। और चेहरे को जो है वो आपने अच्छे से वॉश करके, जो हमने ये रोज पेटल्स का सीरम बताया है, ये आपने साथ जो है ये लगा लेना है। कॉम्बिनेशन हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से कि अगर जिन लोगों की स्किन पे ग्लो नहीं है, वो उनका कलर फेयर भी है, स्किन उनकी जो है वो कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, लेकिन डल है, सिर्फ स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, तो वो क्या करें कि जिस तरह से ये वाला हमने जो सीरम बनाया है, इसके अंदर या एलोवेरा जेल ऐड कर ले, या एलोवेरा जेल का इस तरह से पंसारी की दुकान से जो है ये पाउडर मिलता है। ठीक है, इसी के अंदर आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल का जो है ये पाउडर ऐड कर लेना है। तो आप इसको जो है वो इस तरह से ऐड कर लें। तो ये आपने जो है वो फेस को वॉश किया, ये आपका जो है ये सीरम रेडी हो जाएगा। ठीक, ये जिन लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो, क्योंकि जिनकी स्किन फाइन है, जिन बच्चियों की कोई पिगमेंटेशन नहीं है, एक्ने नहीं है, ब्लैक हेड नहीं है, वाइट हेड नहीं है, तो वो जो है वो अपनी स्किन को कम से कम छेड़ें, कम से कम फेशियल की जरूरत नहीं है तो वो फेशियल मत करवाएं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सीरम जो है ये बना के, तो इसको जो है वो अपने घर के अंदर नेचुरली जो है वो इसको जो है वो यूज करना शुरू कर दें, तो उनकी स्किन खुद ब खुद जो है वो इसका क्या हल है? आजकल लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि सर्द मौसम में आपकी जिल्द तो खुश्क होती है, हाँ जी, लेकिन सर की आपका जो स्कैल्प है, सर की जो जिल्द है वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है। हाँ जी, वो क्यों होती है और उसका हल क्या है? हाँ जी, जिन लोगों के सर पे वही आ जाती है कि गर्म पानी के साथ आप नहा रहे हैं, आप पानी कम पी रहे हैं, आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट हो रही है तो डेफिनेटली सर पे भी आपके डैंड्रफ आ रही है, फुल बॉडी पे भी डैंड्रफ आ रही है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप जो है वो नहाने से पहले 2 ऑयल है, तिलों का तेल ले लें, जैतून का या बादाम का, इन दोनों ऑयल को आप मिक्स कर लें। जैसे अगर 1 टेबलस्पून आपने तिलों का लिया है, 1 टेबलस्पून आपने जैतून का, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर आप ग्लिसरीन ऐड करें। क्योंकि ग्लिसरीन जो मेरा सारा अब तक का जो है जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं, तो जो फीडबैक देते हैं, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आप सिंपल ग्लिसरीन उठाएं, आप धुले हुए बालों में अपने कॉटन के साथ सिर्फ ग्लिसरीन लगा लें। ग्लिसरीन लगा के वुडन कॉम्ब आपको चाइना स्टोर से आराम से मिल जाएगी। ग्लिसरीन लगा के वुडन कॉम्ब के साथ 5 मिनट जो है वो कॉम्ब करें, और उसके बाद सादे पानी से धो दें। शैम्पू आपने पहले करना है, आप 2 से 3 दफा करेंगे, आप यकीन करेंगे कि आपकी डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ओनली सिर्फ ग्लिसरीन के साथ। तो जिन लोगों के जो है वो मैंने देखा है डैंड्रफ होती है, वो हर वक्त तेल लगा के रखते हैं, वो डैंड्रफ को और ज्यादा बढ़ाती है, वो आपकी स्किन को और ज्यादा जो है वो इची करती है।
तो ऑयल जो है वो आपकी डैंड्रफ का मसले का हल नहीं है। इसके लिए जो है वो सर्दियों के अंदर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, आप क्या करें कि आपने जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो साल्ट ले लें, नमक, ठीक है, उसको छान ले। नमक को छान के उसके अंदर 1 चाय की चम्मच कैस्ट्रॉल और 1 चाय की चम्मच ग्लिसरीन, ये 3 चीज़ें डाल के ये आपका स्क्रब बन जाएगा। आपने नहाने से पहले क्या करना है, इसको लेके अपनी मांग में लगा के हल्का हल्का आप रब करें, जेंटल सा। उसके बाद आपने शैम्पू करना है, नहाना है, आप नहा लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक डेड लेयर बनी हुई है वो जैसे आप फेस पे स्क्रब यूज करते हैं, तो वो स्क्रबिंग के साथ वो सारी आपकी डेड लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आप कोशिश करें कि ऑयल नहीं लगाएं, ठीक है। अपनी स्कैल्प को जो है वो आप इसी तरह से छोड़ें। दूसरी जो टिप है जो बहुत इफेक्टिव है, बाल धो लिए, डैंड्रफ किसी तरह से नहीं जा रही, आप जो है वो 100 ml वाटर लें, आम डिस्टिल्ड वाटर आप ले लें, आम वाटर जो आप पीते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर, 1 खाने का चम्मच उसके अंदर आप सिरका, जो ऑर्गेनिक सिरका, सिंथेटिक नहीं लेना, ऑर्गेनिक सिरका 1 टेबलस्पून 100 ml वाटर के अंदर आप शावर बॉटल के अंदर डाल के आपने बाल धो लिए हैं, टॉवल ड्राई कर लिए हैं, आप अपनी सारी स्कैल्प के अंदर उसको स्प्रे कर लें और उसको लगा रहने दें। आप 2 से 3 दफा करें, आप बिलीव करेंगे आपकी डैंड्रफ किसी तरह से नहीं जा रही। इस रेमेडी के साथ आपकी डैंड्रफ चली जाएगी। जबरदस्त। इसके बाद आपके हाथों पांव पे डैंड्रफ है, आपकी बॉडी पे डैंड्रफ है, नहाने के बाद यही वाला टोनर आप अपनी पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें, आपकी डैंड्रफ एक सिंपल सी रेमेडी के साथ जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं ताकि अरोमा उसका जो है वो अच्छा हो, खुशबू सारा दिन आती है। चलें जी, खुश्क जिल्द का भी इलाज हमें मिल गया, डैंड्रफ का भी इलाज मिल गया, घर के हर्बल सारे नुस्खे हैं। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का, और यकीनन आपके जो सर्दियां आ रही हैं तमाम मसाइल हल हो गए होंगे, आगे शादियां भी आ रही हैं, स्किन के भी जितने भी मसले हैं, तो सीजन बड़ा बेस्ट होने वाला है। सीजन बड़ा बेस्ट, इन नुस्खों के साथ सीजन बहुत बेस्ट होने वाला है। तो इनको करें और अपनी स्किन को बेहतरीन बनाएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।